देख लो, हम लोग आज पढ़ेंगे तरंग प्रकाशिकी। ठीक है, जिसमें हमारे 3 चैप्टर आएंगे। फिलहाल दौड़ तो निकल गया। 3 चैप्टर हमारा होगा कौन कौन? एक होता है हाइगेंस का चैप्टर बनेगा, एक हमारा व्यतिकरण और एक विवर्तन। इतने पूरे चैप्टर आते हैं तरंग प्रकाशिकी में। इसके पहले जो है वो सब कुल प्रकाशिकी है, प्रकाशिकी घटनाएं हो, ठीक है ना। लेकिन तरंग संबंधित वहाँ कोई थियरी नहीं है, ठीक है। तो उसको हम लोग किसी और दिन देख लेंगे। यहाँ पे आ जाओ। यहाँ सबसे पहला जो टॉपिक हमसे पूछा जाता है वह है हाइगेंस के सिद्धांत पे। तो हम इसमें वही टॉपिक देखेंगे जो पूछा जाता है, ठीक है। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, ये बहुत कम पूछा जाता है। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, हाइगेंस का जो तरंग सिद्धांत है, इसमें क्या लिखोगे? हाइगेंस का जो तरंग सिद्धांत होता है, इसके हिसाब से लिखोगे एक लाइन में केवल कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। पहली लाइन तो यही बनती है। तरंग सिद्धांत का मतलब ये क्या हो गया? इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश किस रूप में चलता है? तरंग के रूप में चलता है। किसी प्रकाश स्रोत से, प्रकाश स्रोत ले लो, किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंग के रूप में क्या होता है? सभी दिशाओं में या चारों दिशाओं में क्या होता है? संचरित होता है। क्या होता है? संचरित होता है। आज में एक लाइन नहीं समझोगे? हाइगेंस के अनुसार प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, ठीक है। अब आ जाओ। किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश किस रूप में? तरंग के रूप में सभी संभव दिशाओं में क्या होता है? संचरित होता है। हो गया? अब जब ये किसी स्रोत से जब संचरित होते हैं तो ये माध्यम में जब चलते हैं तो ये चीजें लिख सकते हो उसमें कि उस समय के लिए, हाइगेंस के समय तक के लिए वैज्ञानिकों का यही मत था कि तरंग बिना किसी माध्यम के नहीं चल सकती। तरंग को चलने के लिए किसकी आवश्यकता है? माध्यम की आवश्यकता है। तो इन्होंने क्या किया? हाइगेंस ने ऐसे लिखना जैसे बता रहे हैं। हाइगेंस ने क्या किया? एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की। क्या की? सर्वव्यापी माध्यम किसकी कल्पना कर ली? ईथर की। ईथर जो एक केमिस्ट्री में पढ़ते हो वही ईथर है। ईथर की क्या कर ली? कल्पना कर ली। ईथर क्या होता है? ये तुम्हारा सबसे हल्का हो गया, उधर अल्कोहल से भी हल्का होता है, ठीक है। तो ईथर की कल्पना की, जो क्या होता है? जिसका भार यानी द्रव्यमान बहुत कम होता है। द्रव्यमान क्या होता है? बहुत कम होता है, ठीक है, बहुत कम होता है। अर्थात इसका घनत्व क्या होगा? इसका द्रव्यमान कम होता है, उसका घनत्व भी क्या होता है? घनत्व बहुत कम होता है। घनत्व क्या होता है? बहुत कम होता है। और जिसका घनत्व कम होता है, प्रत्यास्था उसकी अधिक होती है। प्रत्यास्था इसकी क्या हो गई? अतः इसकी प्रत्यास्थता क्या हो गई? प्रत्यास्थता अधिक हो गई। ईथर की प्रत्यास्थता क्या हो गई? अधिक हो गई, अधिक होती है, ठीक है। और प्रत्यास्था के प्रोपोर्शनल होता है हमारा तरंग की चाल। जब कोई तरंग उत्पन्न होती है तो जिस माध्यम में उत्पन्न होती है उस माध्यम के प्रत्यास्था पे निर्भर करती है। उसकी जो चाल होती है, वो कड़ी फिलहाल होता है तो कड़ी उड़ी हटा दो, उसको छोड़ो। इतना समझो कि प्रोपोर्शनल होती है, अनुकूलपाती होती है। तो अगर प्रत्यास्था अगर अधिक है तो बताओ, इसलिए ईथर माध्यम में प्रकाश की चाल भी क्या होगी? अधिक होती है। इसलिए ईथर माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, क्योंकि इसमें अधिकतम होती है, ठीक है। एकदम कहानी तो समझे रहो। इसमें चाल अधिकतम होती है। अतः हमारा जब जब किसी प्रकाश स्रोत से जब निकलेगा प्रकाश, सभी संभव दिशाओं में क्या होता है? तरंग के रूप में संचरित होता है। क्योंकि वैज्ञानिकों के मत के अनुसार तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता है। तो हाइगेंस ने क्या किया? एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की, जिसका द्रव्यमान बहुत कम अर्थात घनत्व बहुत कम होगा, बहुत कम होता है। अतः इसकी प्रत्यास्था क्या होगी? अधिक होगी। इसलिए ईथर में प्रकाश की चाल भी क्या होगी? अधिकतम होगी। क्योंकि प्रत्यास्था अधिक तो हमारा जो है चाल अधिक, ठीक है। तो अब इसके बाद इतना लिखना तब लिखोगे कि यह प्रकाश तरंगे जब क्या होती हैं? जब उस माध्यम से संचरित होकर ईथर माध्यम से जब गुजरती हैं, यानी ये किसी भी पदार्थ में प्रवेश कर सकती है। तो इस पदार्थ में जब इसमें प्रवेश कर जाएगी तो तरंगे जब चल के आती हैं और कहाँ पड़ेंगी? हमारे रेटिना पर जब पड़ती हैं तो हमें वस्तुएं क्या होती हैं? दिखाई देती हैं, ठीक है। इतना लिखने के बाद लिख लोगे कि इनके अनुसार भिन्न भिन्न रंगों की जो तरंगे आती हैं, भिन्न भिन्न रंगों की जो प्रकाश से जो तरंगे आती हैं, उनकी तरंगदैर्घ्य क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। ये लास्ट लाइन हमारी, ठीक है। समझ में आ गई? नहीं आ गया? क्या किया इन्होंने? समझ में आ गया ना?
हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत, द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत। ध्यान दोगे एक लाइन यहाँ पे, जैसे क्या है, द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत की जगह कभी कभी हमसे कह देगा तरंगाग्र सिद्धांत। ठीक है, तरंगाग्र सिद्धांत भी कह देता है। क्या किया इन्होंने, हाइगेंस ने अपनी ही दी हुई थियरी जो थी, इनका इन्होंने जो कौन सी थियरी दी अभी जस्ट हमने बताया, हाइगेंस का जो तरंगिका सिद्धांत है, उन्होंने स्वयं उसमें क्या कर दिया, कुछ करेक्शन कर दिए, कुछ संशोधन उसमें कर दिया। और उसमें संशोधन करने के बाद उन्होंने क्या दिया, एक द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत दिया, जिसे तरंगाग्र सिद्धांत भी कहते हैं। इतना लिख सकते हो आराम से। उसके बाद इसमें 3 नियम याद रखो, इसमें 3 नियम इन्होंने दिए थे, जिसमें से पहला नियम तरंगाग्र का ही है, और दूसरा जो नियम है वो तरंगिका से संबंधित है। किससे संबंधित है, तरंगिका से संबंधित है, ऐसे आपको समझा जाएगा। तीसरा जो है वह तरंगिका के अनुलोप से संबंधित है, जो अगली तरंग की दिशा को निर्देशित करेगा। ऐसे 3 ऐसे आपको याद हो जाएगा। अब आ जाओ, पहला जो है तरंगाग्र से संबंधित है, इसमें एक चीज और बता दे, कभी कभी हमसे 1 नंबर में अलग से तरंगाग्र शब्द पूछ देता है। ठीक है, तो पहला इसमें नियम भी देख लो, इस साइड में हम तरंगाग्र के बारे में अलग से बता दे रहे हैं, अलग से तरंगाग्र के बारे में बता दे रहे हैं। ठीक है, अब आ जाओ, इसमें उठाओ। इन्होंने बताया कि जब कोई प्रकाश स्रोत से, जब किसी प्रकाश स्रोत से तरंगे क्या होती हैं, संचरित होती हैं। जब किसी प्रकाश स्रोत से क्या होती हैं, तरंगे जब संचरित होती हैं, किसी प्रकाश स्रोत से, तरंगे लिख नहीं रहे, तरंगे जब संचरित होती हैं तो वहां सभी दिशाओं में, वहां माध्यम के चारों तरफ के जो माध्यम के कण होते हैं क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। ध्यान सुनो इस बात, पहली चीज लिखना है, जब किसी प्रकाश स्रोत से तरंगे चारों दिशाओं में, जब किसी प्रकाश स्रोत से तरंगे संचरित होती हैं तो उसके चारों दिशाओं में या सभी दिशाओं में, ठीक है, चारों दिशा लिखते हैं, सभी दिशाओं में स्थित कण, माध्यम के कण क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। माध्यम कण क्या करते हैं, कंपन करने लगते हैं। अब यहीं से आगे तरंगाग्र की परिभाषा जोड़ी जाएगी, उसमें लिखोगे माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ, माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जो जिसमें उपस्थित माध्यम की सभी कण कंपन के क्या हो, समान कला में हो, उसे क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, तरंगाग्र कहते हैं। पास में आ गई, मैं थोड़ा फिगर बनाते चलेंगे। ये हमारा मान लो स्रोत हो गया, हम यही से बता रहे हैं। हमने अभी क्या बताया फट से, हमने तुरंत पहले कहा कि जब किसी माध्यम में, जब किसी प्रकाश स्रोत से तरंगे क्या होती है, संचरित। तो चलो इससे तरंगे संचरित होने लगी, तरंगे क्या होने लगी, इससे संचरित होने लगी। ठीक है, तो अब क्या होगा, माध्यम में सभी कण क्या करने लगेंगे, कंपन, क्योंकि यहाँ ईथर माध्यम माना गया, क्या करने लगे, कंपन करने लगेंगे। माध्यम में हमारे कण क्या करने लगे, कंपन करने लगे। अब आ जाओ, इसमें लिखोगे माध्यम में यदि एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ खींचा जाए, एक ऐसा पृष्ठ खींच दो, जैसे मान लो हमने एक पृष्ठ खींच दिया, एक हमने पृष्ठ ऐसे खींच दिया, तुम लोग लंगड़ा प्रकार का प्रयोग करोगे। लंगड़ा प्रकार जानते हो नहीं, जिसका एक पैर नहीं होता। ठीक है, और कम से कम मेरे हिसाब से 5 बनाओ, ज्यादा भी मत बनाना, क्योंकि विषम बनाओगे, एक तो बीच में लो, बाकी इधर साइड में। ठीक है, ये हो गया इसका सेंटर, ये मान लो 1 हो गया, ये हो गया 2, ये हो जाएगा 3, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 4, ये हो गया हमारा 5। ठीक है, तो अगर माध्यम में हम एक ऐसा पृष्ठ खींच दें जिसमें उपस्थित सभी कण कंपन की किस कला में हो, समान कला में हो। समान कला सभी जानते हो, एक डॉट लाइन कर लेना इधर वाली। ठीक है, नहीं डॉट करोगे तब भी कोई इतना दिक्कत नहीं, रूल्स नहीं है कोई। अब आ जाओ, इसमें हमने क्या कहा, इसमें जब किसी प्रकाश स्रोत से तरंगे क्या होती है, संचरित होती हैं, तो माध्यम के सभी कण क्या करने लगते हैं, उसके चारों तरफ के माध्यम के कण, या वैसे लिख दो, माध्यम के कण क्या करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। ठीक है, माध्यम के चारों तरफ के कण क्या करने लगते हैं, कंपन कर। अब आ जाओ, माध्यम में स्थित एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ, या माध्यम में खींचा गया, माध्यम में खींचा गया एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ, क्योंकि वास्तव में ऐसा पृष्ठ थोड़ा बनेगा, एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसमें उपस्थित सभी कण कंपन की किस कला में हो, समान कला में हो, तरंगाग्र कहलाता है। इस नियम में इतना लिखने के बाद फिर लिखोगे कि यदि हमारा तरंग स्रोत, यदि प्रकाश स्रोत या तरंग स्रोत
या वैसे प्रकाश की बात चले तो प्रकाश स्रोत ही कहोगे बिंदुवत हो। क्या हो? प्रकाश स्रोत अगर बिंदुवत है, बिंदु टाइप का है, तो तरंगाग्र कैसा बनेगा? गोली तरंगाग्र बनेगा। कैसा बनता है? गोली तरंगाग्र बनता है, क्योंकि विशेष करके यहाँ बात सूर्य की हो रही है। इतना नियम नंबर 1 में लिखोगे। अब सुनो, केवल तरंगाग्र लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हो कि जाओ तो पूरा पहला नियम उतार सकते हो। तो ऐसे लिख सकते हो कि माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसमें उपस्थित सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं तरंगाग्र कहलाता है। अलग से 1 नंबर में लिखना जो लिख सकते हो, अरे तो याद हो तो पूरा मैं कहूँगा नियम नंबर 1 जरूर याद करो, इसमें उतार के पूरा रख दो। नियम नंबर 1 क्या जाता है उसमें, कोई दिक्कत नहीं। नियम नंबर 1 क्या शुरू करना है कि जब किसी प्रकाश स्रोत से तरंगें संचरित होती हैं तो माध्यम के चारों तरफ के कण क्या करने लगते हैं? इसके कंपन करने लगते हैं। ठीक है। अब माध्यम में खींचा गया वह काल्पनिक पृष्ठ जिसमें उपस्थित सभी कण, इसमें हमने एक पृष्ठ खींच दिया, इसमें जितने भी 10, 20, 50, 1000 लाखों कण जितने भी होंगे, उपस्थित सभी कण कंपन की किस कला में हो? समान कला में हो, उसे तरंगाग्र कहते हैं। यदि प्रकाश स्रोत बिंदुवत है तो तरंगाग्र गोली प्राप्त होता है। बस इतना सा लिखना है, और किसी स्रोत की हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ मुख्य रूप से इसी की बात करें, प्रकाश स्रोत की बात करें। ठीक है। अब आ जाओ दूसरा नियम देखो यहीं से। पहला हो गया कि नहीं तरंगाग्र का, हमने क्या कहा? पहला नियम तरंगाग्र से संबंधित है, हो गया, तरंगाग्र से संबंधित हो गया। और बिंदुवत तरंग स्रोत से कैसा तरंगाग्र प्राप्त होता है पूरा इसमें ब्यौरा दे दो। दूसरा किससे संबंधित है? कैसे याद से? दूसरा द्वितीयक तरंगिका से संबंधित है, और द्वितीयक तरंगिका की चाल कैसी होगी ये भी बताना होगा। तो अब आ जाओ द्वितीयक तरंगिका में क्या लिखोगे तरंगाग्र में उपस्थित सभी कण, तरंगाग्र में उपस्थित सभी कण स्वयं क्या करते हैं? नए स्रोत की भांति कार्य करते हैं, और सभी दिशाओं में क्या करते हैं? नई तरंगे संचरित करते हैं। इन्हीं नई तरंगों को क्या कहते हैं? द्वितीयक तरंगिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? द्वितीयक तरंगिका कहा जाता है। द्वितीयक तरंगिका कहा जाता है। इसके बाद इसमें बताओगे द्वितीयक तरंगिका की चाल, ठीक है, पहले वाले तरंग की चाल की क्या होती है? बराबर होती है, समान होती है। ये हो गया इसका पूरा है। समझ में आ गई? तरंगाग्र में उपस्थित सभी कण क्या करते हैं? एक नए स्रोत की भांति कार्य करते हैं, जिससे सभी दिशाओं में क्या होती हैं? तरंगे उसी चाल से चलती हैं, उसी चाल से सभी दिशाओं में क्या होती है? संचित होती हैं। इन तरंगों को क्या कहते हैं? द्वितीयक तरंगिका कहा जाता है। जो नई तरंगे उससे संचित करें, नए स्रोत की भांति कार्य करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? अब आ जाओ इसमें नेक्स्ट तीसरा। ठीक है, तीसरा इसमें जैसे मान लो ये हमारा केंद्रीय हो गया AB, ठीक है, ये मान लो गया A', B' हो गया ये वाला पृष्ठ, ठीक है। तीसरा नियम ये कहता है यदि किसी क्षण, कोई क्षण उठा लो, यदि किसी क्षण जो हमारा क्या है, यदि किसी क्षण तरंग, अगर किसी क्षण बने हुए तरंगाग्र का क्या किया जाए? अनुवालोक किया जाए, अनुवालोक किया जाए। ठीक है, यदि किसी क्षण कोई क्षण हमने गणना किया, तरंगाग्र बना लिया, कभी बना लिया, यदि किसी क्षण बने हुए तरंगाग्र का क्या किया जाए? अनुवालोक किया जाए। अनुवालोक का मतलब क्या है? अर्थात यहाँ पे जो माध्यम के कण है उनका जो आयाम है, जो बन रहा है, उन माध्यम के कणों के क्या किया जाए? गोलों को, जो गोले हैं, इसको स्पर्श करता हुआ क्या किया जाए? एक क्या खींच दी जाए? रेखा खींच दी जाए। इसी को अनुवालोक करना कहते हैं। तो यह क्या करता है? तो यह तरंग की नई दिशा को प्रदर्शित करता है। किसको व्यक्त करता है? तो यह उस क्षण तरंगाग्र की नई स्थिति प्रदर्शित करता है, तरंगाग्र की नई स्थिति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, यदि किसी क्षण, ठीक है, यदि किसी क्षण हमारा माध्यम में क्या बन रहा है? द्वितीयक तरंगिका बन रही है ना। यदि किसी क्षण द्वितीयक तरंगिका को स्पर्श करता हुआ क्या किया जाए? यदि माध्यम में किसी क्षण द्वितीयक तरंगिका का अनुवालोक किया जाए। किसका अनुवालोक? द्वितीयक तरंगिका का क्या किया जाए? अनुवालोक किया जाए। अनुवालोक का मतलब क्या हो गया? कि उस क्षण क्या किया जाए? अनुवालोक करने मतलब द्वितीयक तरंगिका से संबंधित क्या किया जाए? एक पृष्ठ खींचा जाए।
स्पर्श करता हुआ द्वितीय तरंगिका को क्या किया जाए, द्वितीय तरंगिका यहीं से द्वितीय तरंगिका उत्पन्न होगी ना, तो इसको स्पर्श करता हुआ क्या किया जाए, एक पृष्ठ खींचा जाए, तो यह उस क्षण क्या करेगा, तरंगाग्र की नई स्थिति को, यानी अब कौन सा तरंगाग्र बनेगा, ये उसका डिसीजन लेगा अनुवालोक करने का। ठीक है, तो यही 3 नियम है हमारे। ठीक है, उसके बाद तब यहाँ पे भाषा बना के फिर से लिखोगे लाइन चेंज करके कि माना यश क्या है, प्रकाश स्रोत है, उन्हीं बातों लिखते जाओ, प्रकाश स्रोत है जिससे तरंगे क्या हो रही है, तरंगे संचयित हो रही हैं। तो संचयित होने पर इसकी सभी दिशाओं में, इसके चारों तरफ के कण जो होंगे, माध्यम के जो कण होंगे वो कंपन करने लगते हैं। ठीक है, माना किसी क्षण हमने एक ऐसा पृष्ठ लिया, हमने एक ऐसा पृष्ठ खींचा जिसमें उपस्थित कण 1 2 3 4 5 लिख के डॉट डॉट कर देना, इसका मतलब ये नहीं कि 5 8 है, डॉट डॉट कर दो। ठीक है, में उपस्थित 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कण क्या है, कंपन की समान कला में है, अतः ये भी क्या होगा, एक तरंगाग्र है। ये भी क्या है, एक तरंगाग्र है। पहला पूरा हो गया कि नहीं हो गया, पहला नियम की व्याख्या हो गई, इसी में नंबरिंग हम नहीं करना है, व्याख्या करते जाओ, आगे बात करो कि इस पृष्ठ में, इस तरंगाग्र में उपस्थित सभी कण मतलब 1 2 3 4 5 डॉट डॉट सभी कण एक नए तरंग स्रोत की भांति क्या करते हैं, कार्य करते हैं, जो अब क्या करेंगे, एक नई तरंग क्या करेंगे, उत्सर्जित करेंगे, सभी संभव दिशाओं में संचरित करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, द्वितीयक तरंगिका कहते हैं। पास में नहीं हो गया, सुना गया नहीं आ गया। इनसे उत्पन्न तरंगों की जो चाल होगी वह प्राथमिक चाल के क्या होगी, प्राथमिक तरंगों की चाल के समान होती है, बराबर होती है। ठीक है, अब आ जाओ इसके बाद अनुलोक की बात करो। लिखोगे किसी क्षण ए बी, जो हमारा ए बी पृष्ठ में उपस्थित सभी कणों का जो द्वितीय तरंगिका जो बन रही है, इसके अनुलोक करें, अर्थात इसको स्पर्श करता हुआ क्या करें, एक पृष्ठ खींचें, तो यहाँ 2 पृष्ठ बनते हैं, एक बनता है ए डैश बी डैश और ए डबल डैश और बी डबल डैश, परंतु पीछे का जो अनुलोप है वो हाइगेंस के नियम को, हाइगेंस का जो सिद्धांत है, ये इसको नहीं मानता है, पीछे के अनुलोप को नहीं मानता है। लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं, पीछे के अनुलोप यानी ए डैश बी डैश को मान्य नहीं करता है, तो इसमें अनुलोप हमें कौन सा प्राप्त होगा, ए डैश बी डैश प्राप्त होता है, जो नई तरंग को क्या करेगा, नई तरंग की स्थिति को प्रदर्शित करता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इतना लिखने के बाद उसके बाद फिर लिखोगे लाइन चेंज करके, तीनों नियम हो गए इसमें। उसका लिखोगे कि यदि तरंगाग्र ए बी को बहुत दूर पे अगर देखा जाए, या इसको अधिक दूरी तय कराने के बाद इसको देखा जाए, तो ये कैसा तरंगाग्र बना देगा, गोली से समतल तरंगाग्र हमें प्राप्त होता है। और उसके लिए सीधे इसे बनाओ, ऐसे इसे नहीं करके ऐसे पूरा ऐसे खींच दोगे, इसी सीट में ले लो, 3 वाला इसी सीट में उठाओ, इसके ऊपर ये 2 देख लेना है, तो टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, जैसे लग रहा है कि पूरी ठंडी इसी को लग रहा है, ठंडी तो हमें भी लग रही है। वैसे में लड़की करे सर, आपको ठंडा लग रहा है, टोपी लगाए हैं, तक एक करे सर, सर पास टोपी है तो लगाए हैं सर जी, जिसके पास रहेगा वो लगेबे करेगा। ठीक है, तो हमने कहा इसका मतलब ये है कि जिसके पास कोट है, वो जून में कितनों गर्मी से पसीने से भीग रहा हो, वो पहन के आए, कोई कुछ बोले तो कह दे कि हमारे पास है तुम पहन रहे, तुम्हारे पास है तुम भी पहनो। ठीक है, असल में हमें बुखार है, तो बुखार में हमें लग रहा है ठंडा, तो हम तो पहनेंगे, चाहे कोई कुछ भी कहे, वो अलग बात है। 103 डिग्री फारेनहाइट बुखार है, तो पहनबे करेंगे। डिग्री सेल्सियस नहीं है, 60 डिग्री पे तो आदमी धुआं देने लगेगा, डिग्री नहीं है, डिग्री हो जाएंगे तो इसमें प्लास्टिक की तरह पिघल जाएंगे, 70-80 पे जाते जाते। इधर आ जाओ, तो इसमें एक लाइन और लास्ट में लिख दोगे कि जो क्या है, यशवंत स्रोत से यहाँ गोली तरंगाग्र ए बी है, अधिक दूरी तय करने के पश्चात जो ए बी गोली तरंगाग्र है, यह हमारा ए बी क्या होता है, समतल तरंगाग्र का रूप ले लेता है। बहुत दूर जाने के बाद समतल तरंगाग्र, यानी अगर हम कोई भी फिगर बनाते हैं, तो अगर अनंत से प्रकाश आ रहा है, तो हमें कौन सा तरंगाग्र प्राप्त होगा, हमें समतल प्राप्त होगा। जैसे सूर्य है, उसको एक बिंदु के रूप में मानो, तो गोली तरंगाग्र उत्पन्न करेगा वो, लेकिन दूरी ज्यादा है, तो यहाँ आने के पश्चात उसका तरंगाग्र कैसा मिलेगा, समतल तरंगाग्र मिलेगा। ये हो गया इसका फिगर। सबसे पहले इसमें हमने बताया जो परावर्तन की हम व्याख्या करते हैं, मुख्यतः किसके लिए, सूर्य से और जो प्रकाश है
उसके लिए किया जाता है। तो हम यहाँ मान लेंगे माना क्या है, अनंत पर स्थित कोई प्रकाश स्रोत है। कहाँ पर? अनंत पर स्थित कोई प्रकाश स्रोत है, अतः उसके द्वारा आने वाला जो प्रकाश होगा, तो वहां से जो तरंगाग्र हमें प्राप्त होता है, आने वाला जो प्रकाश का आपतित तरंगाग्र प्राप्त होगा। कौन सा? आपतित प्रकाश का, जो हमें आपतित तरंगाग्र प्रकाश का जो प्राप्त होगा वह कैसा प्राप्त होगा? समतल तरंगाग्र प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होगा? समतल तरंगाग्र प्राप्त होता है। माना लिखोगे उसमें, माना यक्स यक्स डैश कौन सा तल है? परावर्तक तल है, क्योंकि परावर्तन की व्याख्या है, परावर्तक तल है। तो लोग मत करना कि बोर्ड के पेपर में पूरा बोर्ड कापी भर का बना देना फिक्र कब्जा करने के लिए। अब जो है ये हमारा यक्स और डैश माना क्या है? ये हमारा परावर्तक तल है। कौन सा तल हो गया? ये हो गया परावर्तक तल, वर्तक तल है। ठीक है, इस पर आने वाला कोई समतल तरंगाग्र, सीधे बनाना तुम लोग, हम तो टेढ़े मेढ़े बना ही सकते हैं। समतल तरंगाग्र समांतर बनाओगे इसमें, ठीक है। समतल तरंगाग्र कोई माना क्या है? वो है ए बी। क्या हो गया हमारा? ये हो गया ए बी। ठीक है, ए बी कोई समतल तरंगाग्र हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? ये आपतित समतल तरंगाग्र हो गया। ठीक है, यहाँ ए बी क्या हो गया हमारा? आपतित तरंगाग्र हो गया, आपतित तरंगाग्र हो गया। ठीक है, ये भी क्या हो गया? आपतित। अनंत भी कोई प्रकाश स्रोत होगा, वहां से आने वाली किरणें है, तो यहाँ कैसे प्राप्त होंगे? समतल में प्राप्त होगा ना। तो ये भी हमारा आपतित क्या हो गया? तरंगाग्र हो गया। अब इसके बाद हमने मान लिया कि माना, उसमें लिख लोगे यह विलंब से आपतन कोण इसका कितना हो गया? ये हो गया आई। कितना हो गया? आई हो गया। ठीक है, अब विलंब से इसका आपतित किरण का जो कोण है यहाँ पे, ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया आई। ठीक है, अब आई हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा? हमारा जो तरंगाग्र ए बी आया है, समतल तरंगाग्र ए बी, यह यहीं से क्या होगा? इसका ए बिंदु से परावर्तन प्रारंभ होता है, क्योंकि यहीं से गिरना, मान लो इतना बड़ा ये प्रकाश की बीम ऐसे आ रही है, अब यहीं से टकराना, परावर्तक तल पे टकराना प्रारंभ होता है, ये से, तो यहीं से परावर्तित होना भी प्रारंभ हो जाएगा। जैसे से ये तरंगाग्र आगे बढ़ता जाएगा, ये बाकी हिस्से भी इस पे टकराते जाएंगे, और अंत में बचा खुचा जो अंत वाला जो यहाँ बीम बचेगी, वह यहाँ पे माना परावर्तक तल पे किस बिंदु पे माना जाए? बी डैश पे या ए डैश पे? मान लो ए डैश पे, या ए डैश पे टकरा जाता है। ठीक है, तो ऐसे लिखोगे कि इसमें समतल तरंगाग्र जो ए बी है वह परावर्तक तल के ए बिंदु से टकराना प्रारंभ करता है। जैसे जैसे ए बिंदु से आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे इस पे सभी प्रकाश क्या होते हैं? बारी बारी से परावर्तित इस पे पड़ते जाते हैं, तरंगाग्र इस पे पड़ते जाएंगे और उनका परावर्तन होता जाता है, और अंत में हमारा जो होता है ए डैश पर आते हैं, तो क्या होता है? सभी प्रकाश क्या होते हैं? परावर्तित हो जाते हैं, यानी सभी इस पे टकरा जाते हैं। जब इस पे टकराते हैं तो हमारा जो यहाँ पे ए डैश जो परावर्तक तल है, ये इसमें जो माध्यम के कण होंगे जिस पर प्रकाश पड़ रहा है, वह खुद ही किसकी भांति काम करेंगे? एक नए तरंग स्रोत की भांति कार्य करेंगे, यानी ये उत्पन्न करेंगे द्वितीयक तरंगिका। क्या उत्पन्न करेंगे? द्वितीयक तरंगिका उत्पन्न करते हैं। तो मान लो यहाँ पे ए पे टकराया, तो यहाँ से मान लो द्वितीयक तरंगिका हमारी, मान लो द्वितीयक तरंगिका हमने बना दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे हमें कब, अब यहाँ पे ये अंतिम आपतित तरंगाग्र है, ये भी इसके पहले लेंगे, इसके पहले भी, तो ये यहाँ पे स्पर्श ही नहीं हुआ अभी। इस तल पर अभी आने वाला अगर कोई पहला तरंगाग्र है तो ये भी है, क्योंकि इससे पहले इस पे टकराया ही नहीं था, नहीं टकराया था। और इससे आगे जाएंगे तो उसका परावर्तन होना शुरू हो गया है, हो जाएगा। यानी अगर आपतित कोई तरंगाग्र कौन है? ए बी है। और रही बात परावर्तित तरंगाग्र की, तो वो हमें कहाँ से मिलेगा? वो मिलेगा आखिरी वाला ए डैश पे मिलेगा, क्योंकि आखिरी वाला यही टकराएगा। तो चूंकि ये हमारा माध्यम समान है, अतः प्रकाश की जो चाल होगी, तरंग की चाल होगी, वो क्या होगी? समान होगी। तो बी से मान लिया अगर इसकी चाल क्या है? वी हो, हमारी जो तरंग आ रही है उसकी चाल क्या है? वी है। तो अगर बी से ए डैश तक पहुंचने में उसे कितना समय लगता हो? टी समय लगता हो, तो बताओ बी ए डैश बराबर क्या हो जाएगा? बी ए डैश बराबर दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय होता है। तो क्या होता है? बीटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये बीटी। और इतनी ही दूरी
जितने जितने समय में बी से ए डैश तक जाएगा उतनी दूरी में ए से परावर्तित प्रकाश भी जाएगा, उतना दूरी, क्योंकि समय टी ही है। जिस समय यहाँ पे प्रकाश यहाँ पड़ा है उसी समय यहाँ बी पे है। टी समय में यहाँ से यहाँ तक गया, कितना दूरी गया है, बी टी दूरी। तो ये भी तो बी ए चाल से चल रहा है, ये अभी बी चाल से चल रहा है, तो ये भी टी समय में कितना दूरी जाएगा, बी टी ही दूरी जाएगा। यानी इतनी के बराबर ही दूरी लेकर, कितना, बी ए डैश के बराबर दूरी लेकर हम यहाँ ए से चाप लगाते हैं और ये मान लिया हमें कहाँ प्राप्त होगा, हमने मान लिया कि हमें प्राप्त होगा बी डैश पे। किस पे प्राप्त होगा, बी डैश पे। तो यही ए बी डैश के बराबर भी होगा। किसके बराबर होगा, यही जो है ये बी डैश के बराबर भी होगा। जितने समय में यहाँ से परावर्तन प्रारंभ हुआ उसी चाल से ये भी चलेगा जितने चाल से प्राथमिक तरंग चल रही है, क्योंकि यहाँ परावर्तन है, कोई दूसरे माध्यम में नहीं जा रहा है। ठीक है, पहला वाला ही माध्यम है, अपना ही घर है, ठीक है ना, दूसरे घर में नहीं जा रहे हैं। बात ना रही, तो जो चाल यहाँ पे पहले थी अभी बाद में भी वही होगी। तो अरे बी चाल से टी समय में यहाँ पे पहुंचा है तो टी समय तो इसको भी ना हुआ, क्योंकि दोनों साथ से शुरू किए हैं। ये यहाँ से टी समय में आया तो टी समय में इधर जा रहा है, तो ये भी बी ए चाल से चलेगा, अभी बी टी दूरी तय करेगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर इतना। यानी बी ए डैश बराबर क्या होगा, ए बी डैश। इसको चाप लगाया और ये जो चाप होगा इस चाप को स्पर्श करता हुआ अविलंब बनाता हुआ हम खींचेंगे, यह जाके कहाँ मिलता है, यह मिलता है हमारा ए डैश पे। किसमें मिलता है, ए डैश पे मिलता है। बस नहीं, जो कि इस पृष्ठ के द्वारा क्या है, यह हमारा अपवर्तित तरंगाग्र है। ठीक है, कौन, बी बी डैश क्या है, अपरावर्तित तरंगाग्र, परावर्तित तरंगाग्र है। बताओ इसके पहले परावर्तित तरंगाग्र बन सकता है, नहीं, क्योंकि सभी का परावर्तन ही नहीं हुआ है। समझना नहीं, इससे आगे निकल जाओगे तो पृष्ठ छोड़ के हट ही गया, बात खत्म। उसी तरह आने वाला तरंगाग्र इससे पहले नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे आया ही नहीं तल पे। और इसके आगे चले जाएंगे, आगे लोगे तो कुछ का तो परावर्तन हो चुका है, यानी आपतन पहले ही हो। तो आपतित तरंगाग्र ये है और ये हो गया परावर्तित तरंगाग्र हो गया। पास में आ गई, ठीक है। अब यहाँ से जो जाने वाली कीड़े होंगी, यहाँ से जो जाने वाली कीड़े हैं, परावर्तित कीड़े यहाँ जो है, मान लिया इसका अभिलंब से कोण क्या हो गया, यह हो गया आर। तो ज्यामिति विधि से अगर ये आर है तो ये भी हमारा आर हो जाएगा। ठीक है, अब इतना करने के बाद बड़ा सिंपल सा काम करना है कि उन दोनों त्रिभुजों को क्या दिखाना, सर्वांगसम त्रिभुज दिखाना है। क्या दिखाना है, इसको दोनों को सर्वांगसम त्रिभुज दिखाना है। तो सर्वांगसम त्रिभुज कैसे दिखाओगे, दो भुजाएं यहाँ पे बराबर हो गई, लिखोगे किसमें, लिखोगे त्रिभुज गणना में, त्रिभुज लिखोगे ए देखो लंब है, तरंगाग्र है समतल ना, और ये सीधे लंबवत बन रहा है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। यही हालत है भी, देखो यहाँ से स्पर्शी खींचा गया, अभी 90 अंश। ठीक है, तो त्रिभुज उठाओ ए बी ए डैश, ए बी ए डैश तथा त्रिभुज ए बी डैश ए डैश, ए बी डैश ए डैश में। अब दोनों त्रिभुज में उठाओ, पहली चीज दो भुजाएं बराबर है दोनों त्रिभुज में। इस वाले त्रिभुज में भुजा जो है कौन सी, बी ए डैश, कौन सी भुजा, बी ए डैश, बी ए डैश बराबर इस त्रिभुज की भुजा कौन है, ए बी डैश। ये बराबर है क्योंकि दोनों जो है बी चाल से टी समय में दोनों चल रहे हैं, दोनों तरंगे बराबर समय में बराबर चाल से चल रहे हैं, तो ये दोनों दूरियां क्या हो गई, बराबर हो गई। इसके अलावा एक भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है, कौन, ए ए डैश, ए ए डैश क्या है, इक्वल टू ए डैश उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है। और आखिरी बचता है एक कोण, दोनों का 90-90 अंश है। ठीक है, कोण ए बी ए डैश इक्वल टू ए बी डैश ए डैश। ठीक है, लिखोगे प्रत्येक क्या है, प्रत्येक 90 अंश लिख दोगे, प्रत्येक 90 अंश है। अतः दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम, दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। तो यहाँ पर अतः लिख देंगे दोनों त्रिभुज जब सर्वांगसम है तो जानते हो क्या होता है, बराबर भुजाओं के सामने के बराबर जो भुजाएं होती है इसके सामने कोण क्या होते हैं, बराबर। यह जो भुजा है बी ए डैश, इसके सामने का कोण क्या है, आई है। और यहाँ पर जो ए बी डैश है इसके सामने का कोण क्या है, आर है। दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, यानी लिख देंगे कोण आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोण आर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया,
जो क्या है परावर्तन का दूसरा नियम है। परावर्तन का क्या नियम है? दूसरा नियम है। वैसे पहला नियम क्या है? आपतित तरंगाग्र, परावर्तित तरंगाग्र, ठीक है, और इन पर अभिलंब, तीनों क्या है? एक ही तल में। देखो ब्लैक बोर्ड हमारा एक तल है, एक तल हो गया यही। इस पे देख लो आपतित तरंगाग्र भी इसी बन गया, परावर्तित तरंगाग्र भी बन गया, और अभिलंब तीनों इसी पे बन गया कि नहीं बन गया? तो ये पहला नियम है, ये भी सत्यापित हो गया। अब सुनो पहले एक बार फिर से तेजी सुनो। पहली चीज हमसे जब पूछा जाता है तो कह सकता है इसमें कि हैगेन्स के द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत भी पूछ सकता है, उसके बाद कह सकता है। नहीं तो मान लो ऐसे ही कह दिया कि सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परावर्तन के नियम की व्याख्या कीजिए, तरंगों के परावर्तन के नियम की व्याख्या कीजिए या सत्यापन कीजिए। समझ में आ रही? तो सबसे पहले हमने कहा है शुरू को कुछ कठिन नहीं है, इसको जैसे देखने नजरिया बदल दो। इसको क्या लिखोगे? माना किसी अनंत स्रोत से कोई अनंत प्रकाश स्रोत है, बिंदु स्रोत है, जिससे क्या हो रहा है? हमारा प्रकाश आ रहा है, तब प्रकाश तरंगें आ रही हैं। अतः हमारे लिए जो प्राप्त प्रकाश तरंगें होंगी कैसी होंगी? समतल तरंगाग्र होगा। कैसे प्राप्त होगा? समतल तरंगाग्र होगा। माना यक्ष डैश क्या है? कोई परावर्तक तल है जिस पर ए बी क्या है? आपतित तरंगाग्र है। क्या है हमारा? आपतित तरंगाग्र है, ठीक है। अब ये आपतित तरंगाग्र हो गया, जिसके लिए आपतित किरण का अभिलंब से कोण क्या हो गया? आई है। अभिलंब से कोण क्या है? आई है। तो इसकी व्याख्या नहीं करना, इसको तुरंत लिख लेना, अपने से ज्यामिति से हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ो। लिखेंगे यहाँ पे ए से क्या होता है? जैसे ही हमारा आपतित तरंगाग्र ए बी, ठीक है, इसमें परावर्तक तल के ए पर पड़ता है, प्रकाशिक किरण का आपतित तरंगाग्र का परावर्तन क्या होता है? प्रारंभ हो जाता है। और जैसे जैसे ए से हम आगे बढ़ते हैं ए डैश की तरफ, तैसे तैसे क्या होता है? सभी किरणों का बाकी सभी किरणों का बारी वाइज क्या होता है? परावर्तन होता जाता है। इस पर जब समतल तरंगाग्र की जब किरणें इस पे पड़ती हैं, प्रकाश किरणें पड़ती हैं, तो जब वो परावर्तक तल पे पड़ती हैं तो परावर्तक तल के तल माध्यम है ना, परावर्तक तल का माध्यम के जो कण होते हैं वह क्या करते हैं? वह नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं, जिसके अनुसार क्या करते हैं? द्वितीयक तरंगिका का उत्सर्जन करते हैं। तो द्वितीयक तरंगिका का उत्सर्जन होता जाता है। जैसे जैसे ए से आगे बढ़ेंगे, प्रकाश किरण आने वाली ए बी समतल तरंगाग्र का जैसे जैसे क्या होगा? ए से ए डैश की तरफ जैसे ये तल पे पड़ते जाएंगे, इनका क्या होगा? द्वितीयक तरंगिका का उत्सर्जन यानी परावर्तन होता चला जाता है। माना हमारा जो प्रकाश है वो बी चाल से बिंदु बी से ए डैश तक पहुंचने में टी समय लेता है। कितना लेता है? टी समय लेता है। अतः बी ए डैश दूरी किसके बराबर हो गई? बी टी के बराबर होगी, ठीक है। जितने समय में बी टी बराबर होगी, यहाँ पर परावर्तन होने वाली क्या होगी? आखिरी किरण होगी, आखिरी कण होगा जो परावर्तन करेगा। इसके आगे हमें प्राप्त नहीं होता है। अतः यहाँ ए से चलने वाली, यहाँ ए से प्रारंभ हुआ था, ए से चलने वाली किरण अब कहाँ पे प्राप्त होगी? ए से चलने वाली किरण भी बीटी दूरी पे प्राप्त होगी, क्योंकि यह भी परावर्तित किरण भी उसी माध्यम में गतिमान है जिसमें आपतित वाली तरंगाग्र के कण क्या है? गतिमान है। तरंग जिसमें गतिमान है, आपतित वाले जो तरंगाग्र है वो गतिमान जिस माध्यम में है उसमें परावर्तित वाला भी है। अतः यह भी उतने ही समय में बीटी दूरी में जितना ही चला है उतने ही टी समय में बी चाल से भी बीटी दूरी को तय करेगा। अतः बी ए डैश बराबर बी टी इक्वल टू ए डैश बी डैश, सॉरी ए बी डैश। उसके बाद नीचे क्या लिखोगे? दोनों बराबर हो गए ना, लिखोगे। अतः ए से क्या किया? ए बी डैश को हमने क्या कर दिया? यहाँ पे ए बी डैश को ए बी डैश पे एक क्या कर दिया? बी टी के बराबर क्या लगा दिया? चाप लगा दिया। अब इस चाप को स्पर्श करता हुआ ए डैश से मिलाया। स्पर्श करता हुआ क्यों मिला रहे हैं? क्योंकि लंबवत तभी प्राप्त होगा। स्पर्शी किसी भी खींचते तो कैसे प्राप्त होता है? अभिलंब ना। तो जैसे इस पे खींचेंगे ये हमें क्या प्राप्त होता है? ये अभिलंबवत प्राप्त होगा। लिखेंगे इसके स्पर्शी को ए बी डैश पे चाप लगाया और इसके स्पर्शी को कहाँ मिला दिया? ए डैश पे मिला देते हैं। क्लियर हो गया? अब उसके बाद लिखोगे क्या लिखोगे? कुछ नहीं, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या लिखना है? इसमें लिखोगे जो हमें यहाँ पे हो गया इतना, लिखोगे इसको मिलाया ए डैश बी डैश जो प्राप्त हो रहा है यह परावर्तित तरंगाग्र। ए डैश बी डैश क्या है? परावर्तित तरंगाग्र है, क्योंकि अब सभी किरणें परावर्तित हो चुके हैं। ए डैश से आगे नहीं परावर्तित होगा, अब ये ए डैश बी डैश परावर्तित तरंगाग्र है। अब उसके बाद आ जाओ परावर्तन के नियमों की व्याख्या। चाहो तो पहले यही लिख दो कि आपतित तरंगाग्र ए बी चित्रानुसार स्पष्ट है। चित्रानुसार लिख दोगे सीधे, चित्रानुसार या चित्र से स्पष्ट है कि आपतित तरंगाग्र ए बी, ठीक है, तथा परावर्तित तरंगाग्र ए डैश बी डैश और इन पर अभिलंब तीनों क्या है? एक ही तल में स्थित है। जैसे होता है ना एक डायमेंशन टेढ़ा मेढ़ा बनाते हो, अभी हमको घन बनाना पड़े, देखो आयत बनाना हो तो वैसे बना देंगे, सिंपल सा और बना देंगे, लेकिन घन बनाना हो तो ऐसे तिरछे करते हैं। यार बताओ ये कितने अंश का कोण है? ये 90 बनाता है ना? नहीं लग रहा 90 है, नहीं, क्योंकि 3 डायमेंशन का है, एक तल में नहीं आने वाली चीज है।
आज ना यानी देखो स्पष्ट है, पूरा एक ही तल में बन गया हमारा। ठीक है, तो लिखो चित्रानुसार स्पष्ट है कि आपतित तरंगाग्र ए बी और परावर्तित तरंगाग्र ए डैश बी डैश और इन पर अविलंब एक ही तल में स्थित होते हैं या एक ही पृष्ठ में स्थित होते हैं। एक ही तल में हो गया। दूसरा नियम उठाओगे, दूसरा नियम को इसको उठाने के लिए हमें त्रिभुज का लेना पड़ेगा। इसमें लिखोगे त्रिभुज ए बी आ गया, कुछ गड़बड़ा गया का, ए बी ए डैश, ए बी ए डैश, त्रिभुज ए बी ए डैश तथा त्रिभुज ए बी डैश ए डैश, ए बी डैश ए डैश में देख लो यह बराबर बी ए डैश बराबर ए बी डैश इक्वल टू बी टी, क्योंकि दोनों प्रकाश टी समय में जितना समय यहाँ से यहाँ चल रहा है उतना समय में गणना यहाँ तक कर ही रहे। क्लियर हो गया। दूसरी बात, दोनों त्रिभुजों में चाहिए त्रिभुज उठाओ चाहिए वाले में, दोनों में ए डैश बी डैश मजबूत है, मजबूत नहीं है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ भुजा ए डैश बराबर ए डैश। आगे आ जाओ, इसमें ए समकोण है, इसमें समकोण लिख देंगे ए बी ए डैश और इक्वल टू ए बी डैश ए, क्या है प्रत्येक 90 अंश है। अतः दोनों त्रिभुज की लिख दोगे, त्रिभुज ए और त्रिभुज ए। ठीक है, नाम लिख लेना, ए मत लिख देना। त्रिभुज ए और त्रिभुज ए दोनों क्या है, सर्वांगसम त्रिभुज है। ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुज है। अतः सर्वांगसम त्रिभुज में क्या होता है, बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, या उल्टा बोलो तो बराबर कोणों के सामने भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ हमें मतलब है इन कोणों से क्या लिखेंगे कि यहाँ पर देख लो, सीधे से लिखोगे, इनको उठाओ, दोनों भुजाएं बराबर है ना, इसके सामने कोण आई और इसके सामने कोण क्या है आर, लिख देंगे कोण आई इक्वल टू कोण आर, सीधे लिखोगे। सर्वांगसम है अतः कोण आई इक्वल टू कोण आर, सीधे सीधे लिखोगे। सर्वांगसम है तो इतना लिख दोगे, कोण आई बराबर कोण आर लिख दोगे। यह परावर्तन का द्वितीय नियम है। अतः परावर्तन के दोनों नियमों क्या हो गया, सत्यापन हो गया ना। सेम वहीं से लाइन रिपीट करो, अपवर्तन के लिए भी वहीं से रिपीट करो। क्या लिखोगे, माना कोई प्रकाश स्रोत है जो अनंत पर है, या ऐसे लिखो, माना अनंत पर स्थित प्रकाश स्रोत से क्या है, आने वाला तरंगाग्र क्या है हमारा, ए बी एक समतल तरंगाग्र है। क्या है, एक समतल तरंगाग्र है जिसका सामना अब किससे होगा, अपवर्तक पृष्ठ से होगा। लिखेंगे माना वही एक्स डैश है, अब ये क्या हो जाएगा, अपवर्तक पृष्ठ हो गया। ठीक है, अपवर्तक जब पृष्ठ हो गया इस पे हम लोग लाइन स्क्रैच नहीं करेंगे। ठीक है ना, समझ में आ गई। लिखोगे माना, क्या है शुरू कर दो, माना एक्स डैश क्या है, एक अपवर्तक पृष्ठ है जिस पर अनंत प्रकाश स्रोत से कोई समतल तरंगाग्र क्या आ रहा है, इस पर समतल तरंगाग्र लाओ यहां से, समतल तरंगाग्र हमारा क्या आ रहा है, ए बी आ रहा है। समतल तरंगाग्र क्या आ रहा है, इस पे ए बी आ रहा है। ठीक है, ये हो गया समतल तरंगाग्र ए बी। कहाँ लिखा जाए किसको, ये यहाँ। ठीक है, ये हो गया हमारा ए बी। कहाँ से आ रहा है, अनंत पे कोई प्रकाश स्रोत स्थित है उससे आ रहा है। जब यहाँ पे आ रहा है तो कैसा आएगा, हमने अभी जस्ट बताया, दूर जाने बाद क्या होता है, समतल तरंगाग्र ए बी प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे जब यह अपवर्तक पृष्ठ पर यह तरंगाग्र क्या होगा, ए से ए डैश तक क्रमशः, कहाँ तक, ए से ए डैश तक क्रमशः क्या होगा, यहाँ पे एक चीज और लिखोगे, माना यह जो आपतित यहाँ पे तरंगाग्र है, ठीक है, इसका अविलंब से कोण कितना है, आई मान लो, क्योंकि हमें सिद्ध करना है अपवर्तन का नियम। ठीक है, और अपवर्तन के लिए क्या है, अपवर्तन में भी वही है, वही शायद दो ही नियम है, 2 या 3 वही नियम है, मुख्य रूप से 2 ही नियम है। ठीक है, पहला वही कि तीनों अपवर्तित की जो तरंगाग्र होगा, परावर्तित अपवर्तित तरंगाग्र और आपतित तरंगाग्र और अभिलंब तीनों क्या होंगे, एक ही तल में। और स्नेल का नियम इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू क्या होता है, 1 और 2, यानी कांस्टेंट होना चाहिए, नियतांक होना चाहिए। ठीक है, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, पहले देख लो। अब यहाँ से यह किरण जो होगी यह तो निकलेगी, मान लो आगे इसको निकालो, लेकिन यहाँ क्योंकि तब तक ये अपवर्तित नहीं होगी जब तक इधर से कोई किरण नहीं हमें मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया ए डैश, यह सीधे ना जाके कहा जाएगा, यह झुकेगा, क्योंकि यहाँ मान लिया माध्यम हमारा दूसरा हो गया, माध्यम 1 हो गया, ये होगा माध्यम 2, ये हो गया माध्यम 2। अपवर्तनांक भी मान सकते हो, इसका अपवर्तनांक मान लो क्या हो गया n1, इसका अपवर्तनांक क्या हो गया n2 मान लो गया। ठीक है, लेकिन हमें अपवर्तनांक की उससे ज्यादा जरूरत नहीं है, हमें चाप लगाने के लिए क्या चाहिए, वेग और समय चाहिए। तो एक काम कर सकते हो, यहाँ पर वेग मान लो, इसमें वेग मान लो कितना है, इसमें
वेग हो गया मान लो v1, इसमें मान लो इस माध्यम में तरंग की जो चाल है हो गया v2 चाल हो गई। ठीक है। अब बताओ, अगर हम मान लेते हैं कि इसकी अपेक्षा ये सघन है तो किरण बताओ कहां विलंब की ओर झुकेगी? अब देखो कैसे इसमें बनाना है। यह जो कोण होता है यही होता है आपतन कोण R, अपवर्तन कोण यही R होता है। ये हो गया हमारा आपतन कोण, आपतन कोण हो गया, ये हो गया हमारा अपवर्तन कोण। अब देख लो, वहीं शुरू करेंगे फिर से। यहाँ लिखोगे माना यक्ष डैश क्या कोई अपवर्तक पृष्ठ है, ठीक है, जिसपे अनंत प्रकाश स्रोत से आने वाला कोई समतल तरंगाग्र हमें ए बी प्राप्त होता है, जो अपवर्तक पृष्ठ के बिंदु ए पर क्या होता है? आपतित होता है। बिंदु ए पर क्या होता है? आपतित होता है। ठीक है। माना इस माध्यम में इसकी चाल क्या है? v1 है। तो जैसे जैसे ए से पृष्ठ पर, ठीक है, अपवर्तक पृष्ठ पर ए डैश की ओर बढ़ते जाएंगे, समतल तरंगाग्र ए बी से आने वाली तरंगे क्या होंगी? इस पे जब पड़ती हैं तो इस माध्यम में प्रवेश करते ही जैसे ए डैश तल पे पड़ती हैं तो यह क्या करता है? यह नए तरंग स्रोत की भांति क्या करेगा? कार्य करता है। और क्या करेगा? अब नई तरंगे उत्पन्न करेगा, यानी द्वितीयक तरंगिका उत्पन्न करेगा, तृतीय तरंगिका का उत्पन्न करता है। और माध्यम बदलने के कारण यहाँ पे जो चाल होती है क्या होती है? परिवर्तित हो जाती है। माना इस माध्यम में चाल क्या है? इसकी v2 चाल है। तरंग किस चाल चल रही है? v2 चाल से चल रही है। तो ये बिंदु से जो हमारा क्या होगा? अपवर्तन होगा, यह v2 चाल चलेगा, v2 चाल चलेगा। और b वाला जो हमारा b से ये a डैश तक जब तक ये आएगी किरणें, जब तक तरंगाग्र का अंतिम वाला हिस्सा क्या होगा? a डैश पे जब तक आता है तो ये आएगा किस चाल से? यह आएगा v1 चाल से। माना t समय के पश्चात यह a डैश तक पहुंच जाएगा तो इस तरंगाग्र के द्वारा चली गई दूरी क्या होगी? v1t होगी। क्या होगी? v1t होगी। समझ में बात आई नहीं? अब v1t होगी तो अपवर्तित जो यहाँ पे किरण a से जो अपवर्तित हो रहा है इसके द्वारा जो चली गई दूरी होगी यह v2 चाल से चला है। किस चाल से? यह चल रहा है v2 चाल से। तो यह t समय में कितना दूरी चलेगा? यह चलेगा v2t दूरी। यह दूरियां देखो बराबर नहीं हुई है, समझ में आ रही ना? क्योंकि यह यहाँ से, अभी ये दोनों साथ यहाँ थे, दोनों साथी संगी थे, समझ लो यहाँ से, लेकिन इसके लिए अभी भी पहले माध्यम में फंसा हुआ अभी है, समझ में आ रही? और ये कहाँ आ गया? दूसरे माध्यम प्रवेश कर गया, इसकी चाल बदल गई। दो लोग साथ आ रहे थे, एक पहुंच गया अमीर आदमी के यहाँ, उसका चाल ढंग बदल गया, वो तुमको पहचानेगा नहीं है वो। तो ये v2 चाल चल रहा है। अब जितने समय t समय में ये v1 चाल से a डैश तक आएगा, यानी ये कितनी दूरी तय किया? v1t दूरी तय करता है। उतने समय में a से अपवर्तित जो तरंगाग्र होगा वह v2t दूरी तय करेगा। इसके सापेक्ष पुरानी वाली देखो हम समतल लेके आ रहे हैं, इसको हमने बदला नहीं है क्योंकि हम पहले के सापेक्ष निकाल रहे हैं। अब ये खुद ही दिशा बता देगा कि अपवर्तित होगा उसको कहाँ जाना है। ठीक है, तो सीधे इसको लेके आना। अभी एक v2t दूरी चलेगा और इसी का हम चाप लगाएंगे। बात में आ रही है? इसी का हम क्या करेंगे? यहाँ पर इसी का हम यहाँ पे चाप लगाएंगे और चाप लगाने के पश्चात कितने दूरी का? v2t दूरी का चाप लगाते हैं। लगाने के पश्चात इस पर स्पर्शी को a डैश से मिलाएंगे। किससे मिलाएंगे? स्पर्शी को a डैश से मिलाएंगे। ये हो गया हमारा b डैश। कौन हो गया? ये हो जाएगा हमारा b डैश। बिंदु b डैश प्राप्त होता है, यानी a से v2t दूरी पर एक चाप लगाया, जिसको कहां से मिलाया? जिसके स्पर्शी के रूप में a डैश से मिलाया। ये माना यह बिंदु क्या है? b डैश है। आगे पीछे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। स्पर्शी पे लिखोगे, स्पर्शी पे मिलाते हैं, अतः ये क्या होगा? इस पर अभिलंब होगा। ये क्या होगा? इस पर अभिलंब होगा। अभिलंब नहीं बनाओगे तो साइन न तो r निकलेगा, नहीं साइन i निकलेगा। पहले बता दे रहे हैं, पिछले में हमने अभिलंब बनाया, उससे सर्वांग प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे इसको चाप लगाओगे, इस पे स्पर्शी मिलाते हैं a से, तो जब इसमें मिलाएंगे b डैश पे तो यहाँ अभिलंब प्राप्त होगा। बस इतना हो गया। अब उसके बाद लिखोगे, अब देख लो यही अंतिम किरण है जो हमारा इस तल से निकला है। तो यह हमारा a डैश b डैश क्या हो गया? a डैश b डैश हमारा हो गया, यह हो गया अपवर्तित तरंगाग्र। क्या हो गया? ये अपवर्तित तरंगाग्र है।
ठीक है। और ए बी क्या था, ए बी आपतित तरंगाग्र था। माना यक्स यक्स डैश क्या है, एक अपवर्तक पृष्ठ है, ठीक है, जिस पर अनंत प्रकाश स्रोत से कोई समतल तरंगाग्र ए बी आता है, जिसके आपतित किरण का अभिलंब से कोण माना क्या है, आई है। यह ए पर पड़ने के पश्चात जैसे जैसे यहाँ पे ए पे पड़ता है, इस पे क्या करेगा, ये हमारा जो अपवर्तक तल है, इस पे माध्यम पे पड़ते ही क्या होगा, ये द्वितीयक तरंग स्रोत उत्पन्न करेगा। द्वितीयक तरंग क्या उत्पन्न करता है, माध्यम बदलने के कारण तरंग की चाल बदल जाती है। माना पहले माध्यम में चाल v1 थी और दूसरे माध्यम में अब इसमें चाल क्या है, v2 है, तो अभी v2 चाल से चलता है। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इधर तरंगाग्र हमारा क्या होगा, तरंगाग्र के बाकी किरणें भी इस पृष्ठ पर ए से ए डैश की तरफ पड़ती जाएंगी और उनका भी अपवर्तन होता जाता है। और अंत में अंतिम किरण का अपवर्तन जो होगा वो बी से ए डैश पे प्राप्त होता है। यदि टी समय में बी से ए डैश तक अगर एक किरण पहुंच जाती हो, इसके द्वारा चली गई दूरी बी ए डैश बराबर लिखोगे b1t होता है। इतने ही समय में हमारा ए से बी डैश तक चलने वाले किरण की द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, b2t होगी। अतः b2t का क्या किया, इस पे चाप लगाया और उसको ए डैश से मिलाया। अब अंतिम यहाँ पे प्रारंभिक अपवर्तित पूरे ए बी का जो अपवर्तन के पश्चात जो प्राप्त हमें तरंगाग्र होगा वह ए डैश बी डैश होगा, क्योंकि इससे पहले भी मिलेगा नहीं, इससे पहले मिलाओगे तो कुछ किरण देखो भी पड़ी ही नहीं है, नहीं पड़ी है, तो यहाँ पे ए डैश बी डैश क्या होगा, हमारा अपवर्तित तरंगाग्र है। अब उसके बाद आओ आगे फटाक से, इसमें पहला नियम उसमें लिखोगे अपवर्तन के नियम की व्याख्या इनसे लिखोगे ना, इस तरह द्वितीय तरंगिका के आधार पे अपवर्तन के नियम की व्याख्या, अपवर्तन के नियम की व्याख्या, ठीक है, नियम की व्याख्या। सबसे पहला नियम क्या है, बताओ इसमें पहला नियम क्या है। इसमें सबसे पहला नियम यही है, आप आपतित तरंगाग्र, वैसे नियम आगे पीछे कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं। आपतित तरंगाग्र अपवर्तित, देखो कि चित्र से स्पष्ट है कि आपतित तरंगाग्र ए बी, अपवर्तित तरंगाग्र ए डैश बी डैश और इन पर अभिलंब तीनों क्या है, एक ही तल में स्थित है, ठीक है। दूसरा उठाओ, देखोगे स्नेल के नियम से, इसमें एक चीज और देखो, यह कोण ये क्या होगा, यह आई बराबर होगा, पीछे अभी वही जैसे हमने पीछे लिखा था, देखो पीछे वाले में भी आई ए बी तरंगाग्र से नीचे तल तक पूरा इकट्ठा कर दिया था हमने आई, अभी भी वही कर रहे हैं, ये आई होगा और ये हमारा आर होगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। लिखोगे स्नेल के नियम से साइन आई का पहले मान निकालो, साइन आई बराबर बताओ क्या होगा, यह हो गया साइन आई, लगाओ यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कोण। लंब कहाँ होता है, कोण के सामने भाग लंब होता है, और कण क्या होगा, कण यही 90 अंश है, इसके सामने ही होगा ए डैश, तो ये हो जाएगा हमारा लंब हो जाएगा बी ए डैश, क्या हो जाएगा बी ए डैश हो जाएगा, बटे कण क्या होगा इसके सामने 90 के सामने ए डैश, तथा बताओ साइन आर बराबर क्या होगा, तुम लोग ऐसे लिखोगे, त्रिभुज इसमें लिखोगे समकोण त्रिभुज ए बी ए डैश में, तब लिखना साइन आई बराबर इतना। अब आ जाओ समकोण त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में साइन आर बराबर बताओ क्या हो जाएगा, लंब बटे कोण। लंब क्या होता है, कोण के सामने होता है, लंब हो जाएगा ए बी डैश बटे कोण क्या होगा 90 के सामने भुजा ए डैश, ठीक है। तो यहाँ पे निकालो स्नेल का नियम किसके लिए है, साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू होता है, तो पहले निकाल लो, लिखोगे आता पहले मान निकालो, देखो इसका मान क्या था, साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या होगा, साइन आई का मान क्या है, ए है बी ए डैश अपान ए डैश, साइन आर का मान क्या है, ए है ए बी डैश अपान, एक मिनट गड़बड़ हो गया, ए डैश होगा ना, यही ना हमारा 90 इसके सामने का कड़ है ए डैश हो जाएगा ए डैश, एक कट जाएंगे दोनों, ये हो गया बी ए डैश, बी ए डैश को हम लिख सकते हैं b1t अपान ए बी डैश को क्या लिख सकते हैं v2t, t से t क्या हो गया, कट गया, अतः साइन आर साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू क्या हो गया, b1 बटे b2, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या हो गया, उसमें दोनों माध्यमों में चालों के अनुपात की क्या हो गया, बराबर हो गया, यानी निश्चित मान हो गया, जिसे क्या कहते हैं, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष
दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। यही स्नेल का नियम है, ऐसे लिख ले, तो स्नेल का नियम है। बस सिद्ध हो गया, कुछ नहीं बचा। ठीक है, अपवर्तन का यही पहला नियम है। मान लो इसको पहला कर देना, चाहे उसको कर देना, तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। देख लेना एक बार कौन पहला कौन दूसरा। वैसे पहला सा स्नेल का नियम है, ठीक है ना, देख लेना। और दूसरा नियम वही बना लेना, आपतित तरंगाग्र और अपवर्तित तरंगाग्र और इस पर अविलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। मान लो कभी पूछा जाए अगर प्रकाशिक पथ, मान लो अपवर्तनांक अगर दिया गया हो और दी दूरी डिस्प्लेसमेंट की दी गई हो, तो उसको बना लेना, प्रकाशिक पथ हो जाएगा एमडी, इस्तेमाल कर सकते हो। व्यतिकरण, ठीक है। इसमें जो हमें पढ़ना है वो दो तरंगों का व्यतिकरण है, तो कोई दिक्कत नहीं, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बात में आ रही है। जैसे दो तरंगों का मतलब ये होता है कि हम परिभाषा ही दो तरंगों के साथ बनाएंगे, तो लिखोगे क्या, जब समान आवृत्ति के, आवृत्ति समान होनी चाहिए परिभाषा के लिए, जब समान आवृत्ति के दो तरंगे क्या होती हैं, दो तरंगे परस्पर अध्यारोपित होती हैं। ठीक है, मान लो तुमसे कह दिया कि दो प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण से क्या समझते हो, तो यहीं पे बस प्रकाश लिख लेना, दो प्रकाश तरंगे। समझ में आ रही ना, यही भी समझ निकालना जब लिखोगे। जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे लिख लेना। तब अगर प्रकाश के बारे में पूछो, जैसे तुमसे अधिकांश उम्मीद मान चलो प्रकाश तरंगे ही पूछेगा, केवल व्यतिकरण पूछ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, तो तरंग के बारे में लिखो। जब समान आवृत्ति की दो तरंगे क्या होते हैं, परस्पर अध्यारोपित होती हैं, तो उनमें ऊर्जा का क्या होता है, पुनर्वितरण होता है। ऊर्जा का क्या होता है, पुनर्वितरण होता है। और ऊर्जा के पुनर्वितरण से हमें कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता या तरंग की तीव्रता, तरंग की तीव्रता, तरंग की तीव्रता, जानते हो मैं क्या बता रहा हूँ। कई बार हमारे यहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग ऐसे हो जाती है, उसमें कोई घर चिल्लाता रहेगा हमारी छेरी खो गई है। वो भी YouTube में अपलोड हो जाएगा, पर कोई गौर से पढ़ता नहीं है उसको। तरंग की तीव्रता क्या होती है, कुछ बिंदुओं पर अधिकतम, तो कुछ बिंदुओं पे क्या प्राप्त होती है, न्यूनतम या शून्य। वही यहाँ लिख के करोगे, या शून्य प्राप्त होती है। इस घटना को क्या कहते हैं, दो प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण कहा जाता है। बड़ी सिंपल सी लाइन में, ठीक है ना। जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे, प्रकाश से संबंधित रहे, तो अगर कोई नहीं कह रहा प्रकाश, सीधे तरंग लेते जाओ। दो प्रकाश तरंगे या दो तरंगे परस्पर अध्यारोपित होती हैं, तो ऊर्जा के पुनर्वितरण के कारण कुछ बिंदुओं पर तरंग की तीव्रता अधिकतम, तो कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम प्राप्त होती है। न्यूनतम लिख के क्वेश्चन लिख दोगे, या शून्य प्राप्त होती है। ठीक है, प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, या तरंग की इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। कहते हैं इसको व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, व्यतिकरण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, दो प्रकार का होता है। पहला कहते हैं संपोषी व्यतिकरण, या रचनात्मक व्यतिकरण कहते हैं इसको, रचनात्मक व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा लाइन सुन लो। व्यतिकरण की जिन घटनाओं में जो इतना व्याख्या ऊपर किए रहोगे, तब प्रकार लिखना, तो विधिवत नहीं लिखना है, एक लाइन लिख लो। व्यतिकरण की घटना में जिन बिंदुओं पर तीव्रता, प्रकाश तरंग की तीव्रता क्या होती है, अधिकतम होती है, उसे क्या कहते हैं, संपोषी या रचनात्मक व्यतिकरण कहते हैं। और अगर एडवांस में लिखना हो, जिसमें जानकारी के लिए पथांतर बताया गया। पथांतर कितना होता है इसमें पथांतर कितना होगा, कलांतर पहले बताओ। कलांतर इसमें हो जाएगा 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 4 पाई जमाना खत्म हो गया। पथांतर क्या हुआ, पथांतर कितना निकलेगा इसमें,
पथांतर बराबर होता है, यह सूत्र होता है लेमडा अपॉन 2 पाई गुणे कलांतर सूत्र होता है। इससे भी निकाल सकते हो, अगर कलांतर ज्ञात हो तो पथांतर निकाला जा सकता है। बात में आई, इससे भाग करके, क्योंकि लेमडा दूरी तय करेगा 2 पाई में। 2 पाई मतलब एक चक्कर में वह लेमडा दूरी तय करता है तरंग। इससे भी निकाल सकते हो। तो बताओ क्या निकलेगा यहाँ पर कलांतर 0 रखोगे सब कुछ 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2 पाई रखो, कट के 1 लेमडा आ जाएगा। 4 पाई रखोगे तो 2 आ जाएगा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, ऐसे ही डॉट 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 हो गया। चलो आ जाओ 82 पर। विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण, एक लाइन में वही। व्यतिकरण में जिन बिंदुओं पर क्या होता है, व्यतिकरण की घटना में जिन बिंदुओं पर तरंग की तीव्रता न्यूनतम अथवा शून्य प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप हमें तीव्रता बहुत ही कम अथवा अंधकार हमें प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, कलांतर, इसमें मिलने वाले विपरीत कलाम होते हैं। इसमें मिलने वाली जो तरंगें होती हैं वो विपरीत कलाम होती हैं, विपरीत कलाम प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब आ जाओ इसमें कलांतर, वही विपरीत का मतलब 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, डॉट डॉट। इसको m+1 भी कह सकते हैं, 2m+1। ठीक है, 2m+1 भी कहा जा सकता है, इसको 2m भी कहा जा सकता है। बताओ इसका पथांतर क्या बनेगा, पथांतर यही सूत्र वहां भी अप्लाई कर सकते हो। पथांतर डेल्टा लेमडा इक्वल टू लेमडा बटे 2 पाई इंटू डेल्टा फाई इस्तेमाल कर सकते हो सूत्र में चाहो तो। तब बताओ क्या बनेगा, 1 पाई यहाँ रखेंगे तो पाई से पाई कटेगा, लेमडा बटे 2 आएगा। क्या आएगा, लेमडा बटे 2 आएगा, लेमडा बटे 2। फिर यहाँ 3 पाई रख दो तो पाई से पाई कटेगा, 3 2 बच जाएगा, 3 लेमडा बाई 2 आ जाएगा, 5 लेमडा बाई 2 आ जाएगा। ऐसे डॉट डॉट कर लो, हो जाएगा। व्यतिकरण में परिणामी तीव्रता देख लो, व्यतिकरण में परिणामी तीव्रता का सूत्र देख लो, व्यंजक, परिणामी तीव्रता का व्यंजक। चलो जिसको आ रहा है हमसे आगे करो। परिणामी तीव्रता का व्यंजक कैसे प्राप्त करोगे, व्यंजक, इसका व्यंजक क्या होता है, इसका व्यंजक होता है परिणामी तीव्रता का I इक्वल टू क्या होता है, I1 प्लस I2 प्लस 2 कड़ी में I1 I2 कास फाई, जहां क्या है दोनों के बीच का कलांतर फाई होता है। ये फॉर्मूला होता है इसका। इसमें न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं। न्यूमेरिकल में ज्यादातर हमसे महत्तम और न्यूनतम पूछेगा। ठीक है, I मैक्स महत्तम मान हम 60 में लिखेंगे, पहले बता दे रहे हैं क्योंकि रिवीजन हम विधिवत नहीं लिखेंगे। अब आ जाओ मैक्सिमम में कब प्राप्त होता है, जब कास फाई का मान हमारा अधिकतम कितना होता है, 1 0 अंश पे। कितना होता है, 0 अंश पे 2 पाई पे, वही हमने एंगल बताया अभी, संपोषी वाला, यह संपोषी वाला मैटर हो गया। अधिकतम तीव्रता पे संपोषी व्यतिकरण। ठीक है, तो 0 2 पाई जब भी रखते जाओगे, 4 पाई रखते जाओगे 0 हो जाएगा। या कास फाई का मान 0 होते ही क्या होगा, कास 0 इसका मान 1। तो यहाँ पे पूरा हो जाएगा हमारा कड़ी में I1 प्लस कड़ी में I2 का होल स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, और दूसरी बात है आप विनाशी के लिए निकालोगे तो विनाशी व्यतिकरण, यही तो व्यतिकरण घटना होती है, बीच वाले मीडियम वाले नहीं आते। ये लोग कहते हैं हिट लिस्ट में कौन आता है, या तो जो बहुत अच्छा हो या तो बहुत बुरा हो। तो यहाँ पे या तो तीव्रता अधिकतम हो या तो न्यूनतम हो, तो उसमें होता है I मिनिमम। ठीक है, यहाँ हो जाएगा कड़ी में I1 माइनस कड़ी में I2। अगर लगाए हो उस समय न्यूमेरिकल तो ठीक है, नहीं तो जान लो कि यहीं से संबंधित हमसे A1 A2 करके भी पूछेगा एग्जाम में। आज ना A1 और A2 करके भी पूछेगा। तो चलो इसमें आ जाते हैं। हमने मानेंगे यहाँ पे, माना यहाँ पे क्या है, 2 तरंग है। पहले का विस्थापन y इक्वल टू है A1 साइन ओमेगा t है। दूसरा वाला इससे फाई कलांतर आगे हो गया, अग्रगामी हो गया, तो मान लो गया y2 इक्वल टू A2 साइन ओमेगा t प्लस फाई मान लो हो गया। ठीक है, तो अब
माना है दोनों क्या हो गया, दोनों का अध्यारोपण हो जाते हैं। तो अध्यारोपण के पश्चात ये जो विस्थापन होगा y इक्वल हो जाएगा y1 प्लस y2, बीजगणितीय योग लिया जाता है। तो y1 प्लस क्या हो जाएगा y2, ये हो गया y इक्वल टू y1 का मान रखो a1 साइन ओमेगा टी प्लस हो जाएगा a2 हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू आ जाओ a1 साइन ओमेगा टी, इसको हम तोड़ रहे हैं साइन a प्लस बी से तोड़ रहे हैं इसको, जो होता है साइन a एक जगह ओमेगा टी है इंटू कॉस बी प्लस a2 तो मान लो दोनों गुणा होगा प्लस कॉस a यानी कॉस ओमेगा टी इंटू साइन 5 हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं तीनों पदों में कुछ कॉमन है क्या। साइन ओमेगा टी और कुछ कॉमन है क्या दोनों में, दो पद में कुछ भी नहीं है। साइन और कॉस वाले मैट्रिक्स देखेंगे तो इसमें साइन ओमेगा टी कॉमन है, इसमें भी साइन ओमेगा टी है, बाकी कोई किसी ने टैली नहीं करा। इन दोनों में साइन ओमेगा टी कॉमन कर लो तो क्या बचेगा, जो जाएगा a1 प्लस a2 cos 5 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे हमारा कॉमन क्या बचा, साइन ओमेगा टी। इसको दोनों की तरफ कर लो, ये क्या साइन 5 है ना, तो इसको एक तरफ कर लो a2 साइन 5, इसको अलग करो cos ओमेगा टी को, cos ओमेगा टी a2 साइन 5 को एक साथ कर लो, a2 साइन 5 को एक साथ कर लो। यहाँ देखो, अगर हम किसी भी तरह इसको हम मान लें कुछ भी एंगल में माने, क्या माना जाए इसको, cos b मतलब cos के रूप में माना जाए, थीटा के रूप में मान लो, थीटा कहीं से मान लेना, इसमें थीटा ही मान। जैसे क्या है, हमें ट्राई करना है कि क्या दोनों के अध्यारोपण के पश्चात तरंग ही प्राप्त होगी, कुछ और प्राप्त होगा। और तरंग प्राप्त कब माना जाएगा, जब वो साइन ओमेगा टी के रूप में आए। इसको साइन ओमेगा टी बनाने का एक ही तरीका है, इसको मान लो साइन ए टी होना चाहिए इंटू कॉस बी होना चाहिए, अब प्लस ये देखो कॉस ए बन भी गया है इंटू क्या होना चाहिए, साइन बी। तो यहाँ पे हम मानेंगे इसको, यहीं पे मानेंगे, माना इसको हम मान लेंगे कॉस थीटा, a1 प्लस a2 cos 5 इक्वल टू यहाँ पे क्या मानेंगे इसको, cos थीटा। चलो मान लीजिए, लेकिन ये चीज हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमें आयाम भी चाहिए, तो हम इसको आयाम के रूप में चलो मान लेते हैं a cos थीटा, तथा इसको मानो a2 साइन 5 को मान लो a साइन थीटा। इससे क्या होगा, तब हमें y बराबर क्या मिलेगा, तब y बराबर मिलेगा, ये हो गया हमारा साइन ओमेगा टी इंटू इसकी जगह हमने क्या माना, इसकी जगह मान लिया a cos थीटा, क्या मान लिया इसको, a cos थीटा साइन ओमेगा टी, इसको मान लिया इंटू a cos थीटा प्लस ये हो गया cos ओमेगा टी इंटू a2 साइन 5 का क्या मान लिया, a साइन थीटा, a साइन थीटा मान लिया। दोनों में एक कॉमन कर लो, एक कॉमन होना तो क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा। एग्जाम में 60 कर सकते हो, एकदम कर देना। यहाँ क्या बचेगा, कॉस ओमेगा टी इंटू साइन थीटा। अब देख लो, यह हो गया साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो ये हमारा बन जाएगा y इक्वल टू ए हो जाएगा साइन ए प्लस बी, यानी हो गया ओमेगा टी प्लस थीटा हो गया। ठीक है, अगर इसको देखा जाए तो ये हमारा एक तरह से किसकी तरह टैली कर रहा है, अभी ये माना हुआ मान है, लेकिन इसकी समानता किससे की जाती है, तरंग से की जा सकती है। तरंग का समीकरण हमेशा ए साइन ओमेगा टी ही बनता है। इसको समीकरण को दिमाग में रखो, समीकरण के रूप में बनता है। जैसे इस समय बीएससी में भी इक्वेशन कराए हैं श्रोडिंगर इक्वेशन का, उसमें भी आ गया वही, साई इक्वल टू आ गया था ए साइन ओमेगा टी करके, साइन ओमेगा टी ना करके वहां पे कर दिया था 2π/λ करके निकाला था। तो ये हमारा तरंग का समीकरण है, चाहे इलेक्ट्रॉन घूम रहा हो चाहे कोई भी घूम रहा हो, ये तरंग का स्वरूप है।
तो यहाँ जो y बराबर a sin ओमेगा t हो गया, ये उस रूप में हो गया। ये तो मान लो कोण है, उससे हमें आगे पीछे का पता चलता है। तो ये क्या व्यक्त करता है, अतः अध्यारोपण के बाद हमें जो मिलेगा, दो तरंगे जब मिल रही हैं जिनकी आवृत्ति समान है, देखो ओमेगा मतलब क्या होता है 2πf, आवृत्ति दोनों की समान हमने लिया है, आवृत्ति समान लिया है, कलांतर सिर्फ अलग अलग है। इसका फाई कोणीय अग्रगामी है, पश्चगामी। तो यहाँ पे अध्यारोपण के पश्चात हमें क्या मिलेगा, अध्यारोपण पश्चात हमें पुनः एक नई तरंग मिलेगी, क्योंकि देखो इसका आयाम बदल गया, नई तरंग मिलेगी। अब हमें निकालना होगा कि इस नई तरंग का आयाम क्या होगा। नई तरंग का आयाम ए तो है, दिख रहा है इसमें, पर ए माना गया है, एक्चुअल में ए माना गया है, ऐसा कुछ है नहीं, हमें जो A1 A2 स्मॉल में दिया गया है। लेंगे तो अब यहाँ लिखोगे, अतः अध्यारोपण के पश्चात हमें पुनः क्या होता है, एक नई तरंग प्राप्त होती है जिसका आयाम क्या है, जिसका आयाम कैपिटल ए, भी मैं इसको निकालेंगे, जिसका आयाम कैपिटल ए है, कैपिटल ए है। बात सुनेंगे तो इसको निकालेंगे, यहाँ से दोनों चीज निकालो। कैसे निकाला जाए इसको, कैपिटल ए को निकालने के लिए हाँ इसको समीकरण बना लेना, ठीक है, इसको समीकरण 1 बना लेना, समीकरण 2 बना लेना, ठीक है, इसको बना लो समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 5। समीकरण एकदम घर का है, कोई दिक्कत नहीं, खूब बनाओ, अपने घर का नहीं है, चलो पड़ोसी घर का, इसको बनाओ खूब। अब आ जाओ यहाँ पर, हमने बताया इस कैटेगरी में जब भी आता है तो अगर ए का मान निकालना हो तो वर्ग करके जोड़ देंगे, और अगर कोण का मान निकालना हो तो बटा कर दोगे, बटा करते ही ए गायब हो जाएगा। कोण निकालना होता तो हम यहाँ पे बटा करते, ए करके थीटा निकल जाता। हमें क्या निकालना, ए परिणामी आयाम निकालना है, तो इसको निकालो, दोनों जोड़ कर वर्ग करके जोड़ो। समीकरण 3 लिख लोगे, समीकरण 3 4 का वर्ग करके जोड़ने पर, तो उसको हिंदी में लिखना है, जोड़ने पर हिंदी में लिखना, जोड़ेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 60 करना एक लाइन, इक्वल टू इसको वर्ग करके जोड़ो। थोड़ा इसको वर्क करके ये हो जाएगा A1 प्लस A2 कास फाई का होल स्क्वायर प्लस दूसरा वाला है A2 साइन फाई का स्क्वायर। इसमें देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 ना, ये काम खत्म हो गया, 1 हो गया। यहाँ हो जाएगा केवल ए स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ इसका वर्क करो, हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस इसका करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे, इसका हो जाएगा A2 स्क्वायर कास स्क्वायर फाई प्लस 2, ये भी करेंगे तो 2A1 A2 कास फाई, A1 A2 हो जाएगा कास फाई, और प्लस इसका वर्क करेंगे तो A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। इन दोनों को एक साथ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस इन दोनों को एक साथ कॉमन ले लो A2 स्क्वायर, कॉमन लेने क्या बचेगा साइन स्क्वायर फाई प्लस का स्क्वायर फाई, इसका भी मान कितना हो गया 1 छोड़ दे रहे हैं, प्लस 2A1 A2 कास फाई, ये हो गया परिणामी तीव्रता का मान हो गया ए इक्वल टू कौड़ी में A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कास फाई। ये हो गया परिणामी तीव्रता का सूत्र, परिणामी आयाम हो गया, परिणामी आयाम। हमारे सामने तरंगे जब मिलती है तो दो ही बात की जाती है, आयाम की और तीव्रता की। तीव्रता यहाँ क्या निकलेगी, परिणामी तीव्रता हो जाएगी, परिणामी तीव्रता जो होता है वह आई हमेशा प्रोपोर्शनल होता है किसके, आयाम के वर्ग के अनुपाती होता है, ठीक है। तो आई बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू मान लो कांस्टेंट हमने ले लिया के, ये हो जाएगा के ए स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, तब बताओ। इसी प्रकार उठाओगे तो पहली तरंग जो होगी वो I1 बराबर क्या हो जाएगा के A1 स्क्वायर हो जाएगा, I2 बराबर क्या हो जाएगा के A2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है।
अतः उठा लो यहीं से, इसको उठा लो, दोनों पक्षों में के से गुणा कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आई इक्वल टू हो जाएगा, आई इक्वल टू क्या होगा, के ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा, के ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर का मान यहाँ रखो, ये हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई हो जाएगा, ठीक है। क्या गुणा करो इसमें, देखो के का गुणा इसमें करेंगे तो के a1 स्क्वायर, एक मिनट गड़बड़ी हो गई क्या, आयाम इसका स्मॉल ए है ना पहली तरंग का, और दूसरी तरंग का क्या है, स्मॉल a2 है, ठीक है। तो हो जाएगा के ए स्क्वायर, के a1 स्क्वायर, ये किसका हो गया तीव्रता, पहले वाली का, यानी हो गया I1 प्लस इसमें गुणा करेंगे तो के a2 स्क्वायर, ये किसका हो गया, दूसरी तरंग का I2। अब के का इसमें गुणा करेंगे, तो के का इसमें जब गुणा करोगे, थोड़ा सा रफली देख लो, के का जब गुणा करेंगे तो यहाँ मान लो 2 को अलग कर दो, छोड़ दो, cos फाई को भी छोड़ दो, ठीक है। तो जब के को ला रहे हो इसमें a1 a2 के साथ लो, तो के a1 a2, असल में ऐसा कोई फॉर्मूला बन रहा है, नहीं बन रहा है, नहीं ना। इसको अगर कड़ी में कर दे तो कड़ी में करते ही ये वर्ग हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो कड़ी में करने में जब वर्ग हो जाएगा तो हम चाहे तो एक के को a1 के साथ ले लें, के a1 कर ले, a1 स्क्वायर के साथ ले ले एक के को, और एक के को किसके साथ ले लें, a2 स्क्वायर के साथ। बताओ मान में कोई बदलाव हुआ, a1 a2 स्क्वायर, अभी भी एक के को हमने 2 भागों में बांट दिया। यह जो है I1 के बराबर है, कौड़ी में किसके बराबर है, I1 के बराबर है, और ये किसके बराबर है, यह कौड़ी में I2 के बराबर है। यह होता है परामित तीव्रता का सूत्र। देख लो, यहीं से अगर हमसे कहा जाए महत्तम तीव्रता I max, अगर हमसे कभी हेडिंग में ये कह दे परामित तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए और संपोषी और विनाशी के लिए आवश्यक शर्तें भी प्राप्त कीजिए, तो सभी शर्त यहीं से निकलेगी, ठीक है ना। शर्त कैसे निकालोगे, चाहे संपोषी के लिए चाहे विनाशी के लिए बता दें, ठीक है। कलांतर यहीं से उठाओगे, कलांतर यहाँ से, कलांतर मान लो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम संपोषी के बारे में बता रहे हैं, संपोषी के लिए क्या लिखोगे उसमें, संपोषी में जब दोनों तरंगे क्या होती हैं, समान कला में मिलती है, किसमें मिलती हैं, समान कला में, यानी समान प्रकृति में मिलती हैं, तो क्या होता है, अध्यारोपण से संपोषी व्यतिकरण हमारा वहां घटना घटती है, यानी कलांतर बराबर क्या होगा, फाई बराबर 0 अंश या 0 2 पाई मिलेगा तब समान प्रकृति 4 पाई पे ऐसे डॉट डॉट लिख लोगे। अब पथांतर तब कैसे निकालोगे, सूत्र से। पथांतर कैसे निकालोगे, सूत्र से निकाल लोगे, लेमडा अपान 2 पाई गुणे फाई। वैसे हम लोग सिंपली यहाँ डेल्टा फाई भी दिखाते हैं पथांतर से, यहाँ कलांतर को, ठीक है ना, जैसे भी देख लो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके यहाँ लिख दोगे क्या, कलांतर लिख दिया, कलांतर। तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, इसकी चर्चा हम लोग पीछे कर चुके हैं। तो यहाँ तीव्रता क्या निकलेगी उस समय, तीव्रता अधिकतम होती है, हम लोग पीछे पढ़े हैं, तीव्रता कितना आएगी देख लो। बीएससी में जाओगे, दोनों का रेशियो के लिए कोई नियम है, नाम नहीं याद आ रहा है, ये हो जाएगा आई मैक्स, उसमें दिया रहेगा पहले से। आई मैक्स कैसे निकलेगा, तब ये जो भी मान रखोगे यहाँ एक का आएगा, ये हो जाएगा कौड़ी में I1 का होल स्क्वायर, कौड़ी में I1 प्लस कौड़ी में I2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया संपोषी के लिए। छोड़ो इसको, आ जाओ विनाशी के लिए। विनाशी के लिए क्या हो जाएगा, विनाशी व्यतिकरण के लिए कलांतर, जब दोनों तरंगे क्या होती है, विपरीत प्रकृति की होती है, मिलने वाली तरंगे क्या होती हैं, विपरीत प्रकृति की होती हैं। तो विपरीत प्रकृति क्या प्राप्त होगा हमें, फाई बराबर पे 180 पे 1 पाई 3 पाई 5 पाई और पर। तो पथांतर कैसे निकलेगा, पथांतर डेल्टा लेमडा इक्वल टू हो जाएगा लेमडा बाई 2 पाई गुणे कलांतर से निकलेगा, जिसको भी हम लोग जस्ट पीछे बता दिए। तो अतः यहाँ पे जो तीव्रता मिलती है वो न्यूनतम या शून्य मिलती है। अब हो जाएगा आई मिनिमम उसको कहते हैं, यह क्या हो जाएगा हमारा यही से का सूत्र बनेगा। अगर मान लो यहाँ पे के लिखा जाए, समझ में आ रही है, के A1 A2, तो क्या बनेगा बताओ, यहाँ ये हो जाएगा कड़ी में के A1 स्क्वायर, क्या बनेगा कड़ी में के A1 स्क्वायर बनेगा ना, और ये क्या बनेगा कड़ी में के A2 स्क्वायर, समझ में आ रही है। तो दोनों में कड़ी में के कॉमन करके जैसे बाहर लाएंगे उसका क्या हो जाएगा वर्ग,
तो कड़ी क्या हो जाएगी, गायब। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे A1 स्क्वायर होगा K1 स्क्वायर, A1 स्क्वायर से कड़ी क्या होगी, गायब, A1 हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस A2 स्क्वायर, तो K तो मान लो पहली बार चला गया, A2 स्क्वायर बचा, A2 स्क्वायर से कड़ी क्या होगी, गायब, हो जाएगा A2 का होल स्क्वायर। बात में आ रही है? बस में नहीं है। यहाँ जाओ, न्यूमेरिकल इस पे आ सकता है, अगर एक हेडिंग नहीं दिया तो न्यूमेरिकल पक्का देगा। आगे जाओ, इसमें ये मिनिमम में कैसे निकालोगे, ऐसे ही मिनिमम में यहाँ पे -1 आएगा, तो हो जाएगा कौड़ी में I1 माइनस कौड़ी में I2। फिर उसी तरह K1 स्क्वायर K2 स्क्वायर रख सकते हो, ये हो जाएगा बाहर, ये हो जाएगा A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। वैसे तुम लोगों के लिए ज्यादा इस्तेमाल यहीं तक होता है, यहीं तक। ये वाला न्यूमेरिकल में कहीं पूछा जा सकता है। जैसे मान लो I मैक्स का पूछ ही दिया, I मैक्स और मिनिमम का अनुपात कई बार पूछा है, अनुपात निकालने के लिए। उसके लिए तुम्हें 2 कंडीशन देगा। ठीक है, कंडीशन मतलब या तो दोनों की तीव्रताओं का अनुपात दे देगा, I1 बटे I2 दे देगा, या तो फिर तुम्हें A1 और A2 दे देगा, दोनों का अनुपात दे के कभी कभी 1 नंबर 2 नंबर में इसको पूछ देता है, I मैक्स बटे I मिनिमम। हमने कहा हम इसको पढ़ा रहे हैं, तो इसके बाद 10 ईयर मास्टरमाइंड जो तुम्हारे पास गाइड है उसमें उठाओ, पूछे गए सभी सवाल में, भले ही मत लगाओ, एक बार सचे निकास देख लो, तुम्हें पता चलेगा क्या क्या पूछा जाता है, कैसे कैसे इस पे घुमा के सवाल पूछे जाते हैं। देख लेना, इस कैटेगरी में कहीं पूछा गया है। ठीक है, इसमें हम लोग थोड़ा सा बचता हमारा वही है कि क्या कहते हैं, द्विझिरी प्रयोग इसमें, और क्या कहते हैं उसको, फ्रिंज की चौड़ाई उससे नापना, तो वही टॉपिक इसमें बचता है। लेकिन इससे पहले छोटी छोटी 2 टॉपिक है, देख लो फटाफट। जैसे कला संबंध स्रोत, और क्या है, पहला कला संबंध स्रोत आता है, किसे कहते हैं, कला संबंध स्रोत किसे कहते हैं। ऐसे प्रकाश स्रोत, ये किसी बात है, ये प्रकाश स्रोत की बात हो रही है। ऐसे प्रकाश स्रोत ऐसे प्रकाश स्रोत जिससे प्राप्त होने वाली तरंगों, ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे प्राप्त होने वाली तरंगों के बीच कलांतर सदैव समय के साथ क्या रहे, सदैव स्थिर बना रहे। या ऐसे प्रकाश स्रोत, जैसे जैसे बना लिख लो, ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे प्राप्त होने वाली तरंगों के बीच कलांतर क्या रहता है, सदैव नियत रहता है, यानी अपरिवर्तित, समय के साथ क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है, कला संबंध स्रोत कहलाते हैं। समझा गया। और ये लिखना चाहो तो इसमें लिख सकते हो, लिखोगे कि कला संबंध स्रोत सदैव एक ही मूल स्रोत से प्राप्त होते हैं, एक ही मूल स्रोत से प्राप्त होते हैं। कई स्रोत लगाओगे थोड़ा बहुत डिफरेंस जरूर हो जाएगा, एक ही मूल स्रोत से प्राप्त होते हैं। अभी द्विझिरी में देखेंगे इसका, एक ही स्रोत ऐसे बनाएंगे और उसी से बराबर दूरी पे 2 S1 S2 स्लेट बनाएंगे, एक का स्रोत से 2 स्रोत बनाएंगे। उसका रीजन क्या होता है, अगर 2 स्रोत लेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस जरूर हो सकता है, और इतनी कम इनकी तरंगदैर्घ्य होती है कि हम समझ नहीं पाएंगे। तो हमेशा कला संबंध स्रोत किससे प्राप्त किए जाते हैं, एक ही मूल स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, समझा गया। 2 बातें, इसकी परिभाषा भी हो गई, ये कैसे प्राप्त किए जाते हैं भी बात हो गई। अब होता है व्यतिकरण के लिए प्रतिपालित चक्र। व्यतिकरण के लिए प्रतिपालित चक्र, प्रतिपालित चक्र कहो या ये कह सकते हो आवश्यक शर्तें कह सकते हो। जैसे हम नाम इसलिए बताते हैं कि एग्जाम में पूछे तो कंफ्यूज ना हो जाए, जो भी पालन करना है उसके लिए शर्त ही समझ लो। तो व्यतिकरण के लिए शर्तें, इसके लिए कितनी शर्तें होती हैं। सबसे पहला क्या होना चाहिए, स्रोत हमारा कला संबंध स्रोत होना चाहिए। तो लिखना नहीं कला संबंध स्रोत होना चाहिए, परिभाषा लिख दो सीधे उसमें। ठीक है, दोनों स्रोत के बीच कलांतर क्या होना चाहिए, समय के साथ निश्चित रहना चाहिए। समय के साथ क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए या अपरिवर्तित रहना चाहिए। ठीक है, दूसरा हमने क्या बताया, दोनों स्रोत क्या होना चाहिए, दोनों स्रोत की आवृत्तियां क्या होनी चाहिए, परिभाषा में लिखवा दिया हमने। दोनों स्रोत की आवृत्ति क्या होना चाहिए, हाँ? कि आवृत्ति क्या होनी चाहिए, आवृत्ति समान, आवृत्ति या चाहो तो इसी को तरंगदैर्घ्य भी कह सकते हो। क्यों, क्योंकि यहां माध्यम नहीं बदल रहा है। जब माध्यम नहीं बदलता है तो ये सब नियत रहना, चाहे आवृत्ति कहो चाहे तरंगदैर्घ्य कहो, बात वही है। वो तो जब माध्यम बदलेगा तब ना तरंगदैर्घ्य और चाल बदलते हैं, आवृत्ति नहीं बदलती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं।
दोनों स्रोत की आवृत्ति या तरंगदैर्घ्य क्या होनी चाहिए, समान है। परिभाषा मैंने बता दिया, ठीक है। तीसरा क्या बताया गया, दोनों जो स्रोत होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, अत्यंत निकट होने चाहिए, बताया गया ना। और एक चीज और है, प्रकाश तरंग में हमने बार बार कहा कि जैसे यहाँ पर जो हमें ए प्राप्त होता है वह ए मैक्सिमम आयाम जो प्राप्त होता है A1 प्लस A2, और जो ए मिनिमम प्राप्त होता है वह होता है A1 माइनस A2 होता है, ठीक है। तो आयाम लगभग या तो बराबर हो या तो लगभग बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें व्यतिकरण की घटना तभी पता चलेगी जब ये लगभग बराबर होंगे, बराबर हो गए तो घटाने बताओ कितना आया, 0। यानी वहाँ आयाम जब नहीं मिलेगा तो वहाँ अंधेरा दिखेगा, तो हमें कहीं अंधेरा दिखेगा कहीं प्रकाश बहुत तेज दिखेगा, हम तुरंत समझ जाएंगे कि अंधेरे वाले पे भी व्यतिकरण है, विनाशी है, और तेज वाले पे कहाँ है, चमक वाले पे वह संपोषी, समझ में आ जाएगा। इसलिए हम प्रकाश व्यतिकरण में ये भी लिख सकते हो कि जो इनकी क्या लिखा है इसमें, आयाम जो होने चाहिए वह बराबर या लगभग बराबर भी होंगे तभी चलेगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ज्यादा डिफरेंस हो गया तो व्यतिकरण की घटना घटेगी भी तो हमारी समझ के बाहर हो जाएगी। अब हम कहना है कहीं मिनिमम में 8 तीव्रता में लिए और कहीं मैक्सिमम में हमें जो है 15 मिला है, कहाँ अंतर कर पाएंगे, दोनों प्रकाश होगा, थोड़ा सा कम या अधिक जलेगा। एक ही अगर अंधेरा ही हो जा रहा है और एक जो है लगभग थोड़ा बहुत अंतर है तो हमें पता नहीं चलेगा, बात सुना रही है। तो आयाम बराबर या लगभग बराबर होने चाहिए, कितना इसमें है, ठीक है ना। चौथा क्या बताया हमने, दोनों स्रोत क्या होने चाहिए, दोनों अति निकट होने चाहिए, दोनों स्रोत क्या होने चाहिए, अति निकट होने चाहिए। और आखिरी इसमें क्या होगा, दोनों स्रोत अति संकीर्ण होने चाहिए, संकीर्ण हमने बताया, इसीलिए हम लोग रेखा चित्र बनाते हैं, एक ब्लेड से बताओ एक बारीक सा खींचते हैं और उसका प्रयोग किया था क्योंकि अति संकीर्ण होने चाहिए। ये हो गया हमारा शर्तें। देख लो इसमें यंग का द्विक रेखा छिद्र देख लो, द्विक रेखा छिद्र मतलब वही रेखा छिद्र जानते ही हो, चाहो तो इसमें जिक्र भी कर सकते हो कि रेखा छिद्र क्या होता है, तुम्हें जैसी जरूरत पड़े हम मेन बात इसमें बताते हैं। द्विक रेखा छिद्र का जिक्र करना चाहो तो लिख सकते हो। जब बायोलॉजिकल स्लाइड में क्या करते हैं, एक साइड का क्या कर दिया जाता है, काले पेंट से पेंट कर दिया जाता है, उसे एक रेजर ब्लेड से क्या किया जाए, एक स्क्रैच, एक लाइन स्क्रैच किया जाता है, एक रेखा में उसको खींच दिया जाता है, तो उससे जो हमें छिद्र प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, रेखा छिद्र कहा जाता है, या उसी क्या कहते हैं, उसी को स्लिट या उसी को झिर्री कहा जाता है। सुना गया। अब आ जाओ इसमें लिखोगे यंग ने क्या किया, यंग ने ये व्यतिकरण का टेस्ट इन्होंने प्रयोग किया था, किसका प्रयोग किया इन्होंने, व्यतिकरण का। लिखोगे यंग ने व्यतिकरण का प्रयोग करने के लिए 3 पर्दे लिए, कितने पर्दे लिए, 3 पर्दे। नाम क्या रखा जाए, MNO लिख सकते हो या PQR कुछ भी लिख दो, 3 पर्दे इसमें लिए। तुम लोग मत लिखना अभी क्योंकि हम तो कहीं से मिटा देंगे और तुम लोग बराबर खींचोगे। 3 पर्दे लिए, ठीक है। ये दोनों पर्दे थोड़ा इच्छा करके पास कर देना इसको। 3 पर्दे लिए, कौन कौन, PQ, एक पर्दा कहाँ गया, R। 3 पर्दे लिए, कुछ ज्यादा जल्दी में लाइन नहीं इधर करना, चलो PQR 3 पर्दे लिए, जिसमें पर्दा P में क्या किया, एक रेखा छिद्र, किसमें, इसमें एक रेखा छिद्र लिया, यस, यस हाँ वाला नहीं है, ये सिंबल वाला यस होगा, ठीक है। एक रेखा छिद्र इसमें क्या लिया, इसमें एक रेखा छिद्र यस लिया गया, ठीक है। क्या समझना, क्योंकि अभी हमने कहा कि मूल स्रोत एक ही होना चाहिए व्यतिकरण के लिए, अगर हमें कला संबंध स्रोत प्राप्त करना है तो इसके लिए एक यहाँ क्या लिया, एक रेखा छिद्र यस ले लिया, इससे समान दूरी पर, ठीक है, इससे कुछ दूरी पर स्थित हमारा क्या है, Q है, तो इस Q में यस के सीध से दोनों तरफ बराबर दूरियों पर 2 रेखा छिद्र, जैसे सीध मान लो हो गया, बराबर दूरियों पर 2 रेखा छिद्र लिए गए, ठीक है ना। एक मान लो S1 हो गया, एक हो गया S2। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, जो समझ रहे वही लिखना है। अब एक और कुछ नहीं समझ में आ रहा तो कुछ मत लिखना, ठीक है। एक हो गया हमारा S1 और एक हो गया S2। ये अत्यंत संकीर्ण हो गए क्योंकि रेखा छिद्र है, ये अत्यंत समीप भी कर दिए जाएंगे क्योंकि हमारी जैसी जरूरत होगी। अब उसके बाद अब सुनो, ये हो गया ना, इसमें यंग ने क्या किया,
व्यतिकरण का प्रयोग करने के लिए इन्होंने क्या किया, 3 पर्दे PQR लिया, 3 पर्दे, जिसमें से पर्दे P में क्या किया, एक रेखा छिद्र यस किया, ठीक है, तथा इससे समान दूरी पर स्थित Q पर्दे में 2 रेखा छिद्र S1 और S2 लिए। इसमें R पर्दा क्या होगा हमारा, बिना रेखा छिद्र का होता है, जिसपे हमें क्या होगा, व्यतिकरण में जो हमें व्यतिकरण का घटना इस पर्दे पे हमें स्पष्ट दिखाई देगी। जहां संपोषी होगा वहां पे अधिक चमक दिखेगी, और जहां पे क्या होगा, विनाशी होगा वहां पे क्या दिखेगा, अंधेरा, बैंड मतलब पट्टियां दिखेंगी। अब आते हैं इसमें, जब इस पे क्या होता है, यह स्रोत पे कोई अनंत प्रकाश स्रोत से जब कोई तरंग आती है, यानी क्या गई, अनंत से जब आएगी तो कैसी तरंग अगर आएगी, समतल ना, समतल मान लो यहाँ से आ रही है, कोई बताएगा, डॉट लाइन यहाँ पे लिखोगे, जो श्रृंग होता है तरंग में, कौन सा, जो श्रृंग तरंग होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, एक सतत रेखा से दर्शाते हैं, लिख देना उसमें, और जो गर्त होती है उसको डॉट लाइन से प्रदर्शित किया जाएगा, समझ गया। यानी श्रृंग गर्त ऐसे श्रृंग मतलब आएगा। अब ये प्रकाश कैसे, जैसे ही यश पे पड़ता है, जैसे यश रेखा छिद्र पे पड़ता है, तो यह किसकी भांति व्यवहार करेगा, एक नए तरंग स्रोत की भांति व्यवहार करता है, जिससे द्वितीय तरंगिका क्या होती है, उत्सर्जित होती है, तो चारों तरफ द्वितीय तरंगिका उत्सर्जित हो जाएगी। ये बना श्रृंग, ये बन गया गर्त, ये बना श्रृंग, दोहराओ, ये बन गया गर्त, ठीक है, ये बन गया गर्त, फिर क्या बनेगा, ये बन गया श्रृंग, दोहराओ। जैसे पंडित जी लोग कथा कहते हैं हमारे साथ, दोहराओ, स्वाहा। विद्यालय में से एक बार कह दिए तो बच्चे उनसे कुछ ज्यादा सुहा करने, वो एक बार कहते थे तो बच्चे जब 2 बार करने लगे, बच्चे तेज हो गए। अब आ जाओ, जब ये तरंगे श्रृंगर्ती के माध्यम से क्या होती हैं, जब स्रोत S1 और S2 पे पहुंचती हैं, तो S1 और S2 क्या करता है, एक नए स्रोत की भांति पुनः फिर से व्यवहार करता है, और यहाँ से पुनः क्या होगा, द्वितीय तरंगिका संचरित होती है, ठीक है। अब द्वितीय तरंगिका जब संचरित होती है तो यहाँ पे ठीक है, ज्यादा नहीं बनाएंगे, इससे पहले कि गड़बड़ा जाए यहीं छोड़ देते हैं ना। अब देख लो, इसमें लिखोगे, जिससे क्या होता है, द्वितीय तरंगिकाएं क्या होती हैं, संचित होती हैं, जिसमें जब श्रृंग दोनों तरंगों के जब क्या होते हैं, जब श्रृंग समझ रहे हो, जब जो हमारी कौन सी लाइन है, जो सतत लाइन है, जब यहाँ पे जब श्रृंग जब मिलता है तो वहां पे तीव्रता अधिकतम होती है, यानी कौन सी व्यतिकरण होता है वहां पे, संपोषी। जहां पे श्रृंग और गर्त आपस में मिलते हैं, समान प्रकृति वाले, तो वहां पे संपोषी व्यतिकरण होता है। जैसे देख लो यहाँ संपोषी, यहाँ पे भी देखो संपोषी, ऐसे बनता जाएगा, ठीक है। और जहां पर श्रृंग और क्या मिलेंगे, गर्त मिलते हैं, वहां पे क्या प्राप्त होगा, वहां पर विनाशी व्यतिकरण प्राप्त होता है। जैसे मान लो गर्त कहाँ मिल रहा है, श्रृंग और गर्त, जब श्रृंग गर्त से अथवा गर्त श्रृंग से जब मिलती है तो वहां पे विनाशी व्यतिकरण, से यहाँ देख लो, ये हो गया, उसका देख लो, ठीक है। ऐसे ही मान लो इधर एक आगे बन जाएगा, मान लो ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, इधर मान लो एक ऐसे मिल जाएगा कोई, देख लो, यह जो मिल रहा है कौन सा हो गया, ये सब संपोषी वाले पट्टी यहां मिलेगी। इसको हम पर्दे आर पर जब हमें प्राप्त होता है तो इसको हम लोग डी से दिखाते हैं, यहाँ प्रकाशिक पट्टी के रूप में प्राप्त होता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे दीप्त फ्रिंज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, दीप्त फ्रिंज कहा जाता है। जब बनाओगे सही से तो बनेगा इसमें, ठीक है। उसके बाद ये डार्क वाली लाइन है, देखो यहाँ डार्क आ रहा है ना, ये सिंह एक तरफ से एक तरफ से गर्त, ये बनेगा ऐसे ही, इधर ऐसे ही आगे कोई मान लो आखिर काटेगा इसको तो ऐसे बनता चला जाएगा। ये अंधेरा वाला पॉइंट ऐसे बनेगा। हम पूरा नहीं बना तो लोगों का काम है अच्छे से बनाना इसको, ठीक है ना। तो हमें क्या मिलेगा, इसको हम किसे दिखाते हैं, डार्क, एक मिनट, दीप्त का क्या होता है, ब्राइट, हाँ, दीप्त मतलब हो गया ब्राइट,
और डी से हो गया डार्क, अंधेरा, तो ये अदीप्त फ्रिंज होती है। क्या होती है? अदीप्त। यह हमें एकांतर क्रम में प्राप्त होती है। फिर देखो, ये अब दीप्त हो गया, अदीप्त हो गया, फिर से हमें ऐसे ही दीप्त प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना? फिर से हमें दीप्त प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर। हम पूरा बना नहीं रहे, ठीक है ना? देखो सीरियल से खुद ही देख लो, बनता जाएगा। अरे कुछ कम मिलेगा इसमें। फिर इधर ऐसे ही आ जाओ, इधर भी वैसे ही बनेगा, डी बी ऐसे बनता जाएगा। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? तो एकांतर क्रम में प्राप्त होता है, जिसमें चमकदार जो पट्टियां प्राप्त होती है उसे दीप्त फ्रिंज कहते हैं, तथा इसे बी से दिखाते हैं, क्योंकि बी से क्या हो गया? ब्राइट, ठीक है, ब्राइट हो गया। और ये हमारा क्या हो गया? फ्रिंज का मतलब वही होती है पट्टियां, अंग्रेजी में शब्द है फ्रिंज, ठीक है। तथा जो हमें अंधेरी पट्टियां प्राप्त होती हैं, एकांतर क्रम में होती हैं, तो अंधेरी पट्टी को हम लोग क्या कहते हैं? उसको डी से प्रदर्शित करते हैं। बस इतना ही, इसमें काम खत्म हो गया इसमें प्रयोग में। एक चीज और इसमें सुन लो, इसमें जो पट्टियां हमें मिलती है ना, वो समान चौड़ाई की मिलेंगी, ठीक है ना? समान चौड़ाई की पट्टियां मिलती हैं, यानी उनकी तीव्रताएं बराबर होती हैं। तीव्रताएं क्या होती है इसमें? बराबर होंगी, ठीक है ना? तीव्रता मतलब समझ रहे हो? जैसे हमारा दीप्त की पूरी पट्टी मिली, तो उसमें नहीं कि एक तरफ से बढ़ता घटता नहीं मिलेगा, ठीक है ना? मान लो तो अदीप्त वाला न्यूनतम तीव्रता है ही है, तो इसमें पट्टियों की चौड़ाई बराबर मिलती है। ये एकांतर क्रम वाला सिस्टम है, एक बार न्यूनतम तो अधिकतम, न्यूनतम अधिकतम ऐसे मिलता जाएगा। तो इसको चाहे तो हम ऐसे पैटर्न पे भी बना सकते हैं, ऐसे मान लो हमने इसका ऐसे कर दिया, ये हमारी दीप्त पट्टी हो गई। फिर क्या होगा? अदीप्त हो जाएगा, फिर दीप्त पट्टी। इसे हम कहते हैं व्यतिकरण पैटर्न कहा जाता है इसको, एकदम बराबर। इस पट्टियों की चौड़ाई हम कम या अधिक नहीं कर सकते। विवर्तन में याद होगा, विवर्तन अभी प्रतिरूप बता भी देंगे, जब उसको हमने बताया था तो उसमें बीच वाला हिस्सा हमारा ज्यादा चौड़ा होता था और किनारे पतला होता चला जाता था। यहाँ बराबर चौड़ाई बनाएंगे, इसको कहते हैं व्यतिकरण पैटर्न कहा जाता है इसको। ये बराबर चौड़ाई का होगा, जितना चौड़ाई इसकी क्या होगी? ए होगी बी वाले की, उतनी ज्यादा क्या होगी? उतना डी वाले का भी होता है, ठीक है? तो हमारा हो जाएगा ये हो गया दीप्त फ्रिंज, और ये हमारा क्या हो गया? ये वाला पोर्शन ये हो जाएगा अदीप्त फ्रिंज, ठीक है? बहुत हो गया। ध्यान देना, इसमें जो द्विझिरी का प्रयोग है उसी से फ्रिंज की चौड़ाई नापी जाती है, ठीक है? तो फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक देख लो, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक, चौड़ाई के लिए व्यंजक, ठीक है? ठीक है, यहाँ पे जो हमारा स्रोत होगा यस, स्रोत कौन है? यस है ना यहाँ पे। अब ऐसे बनाओ सिंपल फिगर एकदम, ठीक है? ये कुंवारी प्रकाश आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया हमारा? ये द्विझिरी हो गया। हमने कहा इसको पास में रखोगे, ये दोनों पास हो जाएंगे, समान दूरी पे इधर रखना है। ये इधर मान लो गया, इधर, इनके बीच की दूरी मान लो होगी, थोड़ा सा रुको, लेंथ बढ़ा दें, वैसे दूरियां कम होती है। इसको मान लिया स्मॉल डी है, ठीक है? ये क्या हो गया? स्मॉल डी हो गया। एक हो गया S1 और ये क्या हो गया हमारा? S2 हो जाएगा, यही ना? एक हो गया S1 और ये क्या हो गया? S2 हो गया, ठीक है? अब यहाँ पे बीच वाला हिस्सा मान लो सेंटर हो गया, ये मान लो C हो गया। बीच वाला क्या हो गया? मान लो ये हो गया C, ये हो गया C। और बीच में जो हमारा बैंड प्राप्त होगी, पट्टी जो मिलेगी, जो क्या कहते हो उसको, जो वही फ्रिंज जो कहते हो, उसको O से दिखाओ। ये केंद्रीय फ्रिंज कहलाता है। C से यहाँ सीधे जो मिलाएंगे तो यहाँ पे O पे जो प्राप्त होगा उसको कहते हैं केंद्रीय फ्रिंज। क्या कहते हैं इसको? केंद्रीय फ्रिंज कहा जाएगा, बीचों बीच है। अब यहाँ के सापेक्ष मान लिया कि यहाँ से किसी क्षण बिंदु P कोई है, वहां पे हमें बिंदु P हो गया है क्रिटिकल पॉइंट। मान लिया यहाँ से एक्सियम दूरी पर है, कितने दूरी पर? यहाँ पे O से एक्सियम दूरी पर है, जहां पे हमें कोई फ्रिंज प्राप्त हो रही है। अब यह फ्रिंज क्या हो सकती है? दीप्त भी हो सकती है और अदीप्त भी हो सकती है, तो दोनों में से कोई भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें इसकी गणना करनी, तो सबसे पहली चीज याद रखो, हम यहाँ एक चीज निकाल लेते हैं, पथांतर। अगर पथांतर, तो पथांतर से कलांतर निकल सकता है, कलांतर से पथांतर। तो अगर हम यहाँ पथांतर निकाल लें तो बहुत आसान सा, इस पे क्या करेंगे हम? ऐसे लाइनिंग कर देंगे, इस पे लंब डाल देंगे,
ठीक है। नाम कुछ भी अपने हिसाब से दे सकते हो। जब इस पे लंब डाल दोगे, अब इसका प्रयोग करके यही इसका पथांतर है S2A। देख लो, लंब डाल दिया हमने, जितनी दूरी S1P होगी उतना दूरी AP होगी। बात में आ रही है, लंबवत दूरी है, यहाँ से लंब है दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी AP है उतना S1P है, यहाँ पथांतर कितना हो गया, S2A हो गया। यही हमारा टारगेट होगा। ये निकल गया तो हम पोजीशन भी निकाल लेंगे, फ्रिंज की स्थित और फ्रिंज की चौड़ाई दोनों निकाल सकते हैं, फ्रिंज की स्थिति भी और फ्रिंज की चौड़ाई भी। तो पहला टारगेट इसको पूरा करो। यहाँ पर यहाँ से मिलाओगे इसको सेंटर से ऐसे डॉट डॉट, मानोगे केंद्रीय बिंदु जो हमारा है S1 S2 का C, यहाँ से मान लिया यह कोण हो गया थीटा। कितना कोण हो गया, थीटा हो गया। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, सीधे लिख लेना। अभी मत पूछना कैसे, फिर से ठीक है। असल में जानकारी रहना ठीक है, लेकिन कहेंगे हमको इसको जल्द तुरंत काम खत्म करना पड़ेगा, तो इस समय एक छोटे से कोण के लिए हम ज्यादा समय नहीं दे सकते ना। अब आ जाओ इस पे, यहाँ पे थीटा हो जाएगा। अब इन्हीं दोनों का प्रयोग करो। यहाँ पे देखो, इस वाले त्रिभुज में एक 90 तो ये खुदा है, 90 हो गया नहीं हो गया, दोनों कौन से त्रिभुज आएंगे, यह एक कोण 90 हो गया, इसका भी एक कोण 90, एक थीटा एक थीटा, तो दो कोण बराबर, तो तीनों कोण अपने आप बराबर जाएंगे। अरे तीनों मिला के 180 होता है। ये हो गया कौन सा त्रिभुज, समरूप त्रिभुज है। इसकी भुजाएं अनुपातिक होती हैं, उसी का प्रयोग करेंगे। और मान लिया ये जो पर्दा है Q और R, इसके बीच की दूरी हो गई कैपिटल D। कितनी दूरी हो गई, कैपिटल D। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें त्रिभुज कौन, त्रिभुज हमारा हो गया S1A S2 तथा ये लिख लेना समकोण त्रिभुज, वही समकोण त्रिभुज S1 S2 तथा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन हो जाएगा, इधर ए हो जाएगा COP। समरूप त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है, सीधे लिखो समरूप है। अतः यहाँ तुम्हें मानना पड़ेगा कि S1 S2 के बीच की दूरी मान लेना, स्मॉल d है, एक कैपिटल D मानने लगा, हम छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। अब आगे चलो, हमने कहा हमें पथांतर चाहिए कौन, उसमें भाषा लिखते समय लिख दोगे कि S1 से P बिंदु पे माना कोई फ्रिंज प्राप्त होता है। अतः S1P और यहाँ S1 से हमने क्या कर दिया, S2P पर लंब डाला, जो बिंदु A पे मिल रहा है, अतः S1P बराबर क्या होगा, S2AP होगा। इस प्रकार दोनों के पथांतर क्या हो जाएगा, दोनों तरंगों के लिए, S1 से चलने वाली तरंग और S2 से चलने वाली द्वितीयक तरंग का दोनों के बीच पथांतर क्या होगा, S2A हो जाएगा। और S2A बराबर क्या हो जाएगा, S2A बराबर हो जाएगा, S2A बराबर ये हो जाएगा S2P, ये पूरा S2P है ना, S2P माइनस S1P। बात नहीं है, पूरे S2P में से ये सभी को दिख रहा है कि यहाँ से अगर इसका रास्ता लंबा नहीं दिख रहा है, तो इसमें से इस रास्ते को घटा देंगे, तो जो आएगा वही होगा S2A, यानी यही होगा पथांतर। इसको पहले लिख लोगे। अब उसके बाद लाइन चलिए लिखोगे, माना इसकी दोनों के रेखा छेदों के बीच की दूरी क्या है, D है, और पर्दा Q और R के बीच की दूरी क्या है, कैपिटल D है। यदि केंद्रीय बिंदुओं से P की स्थिति कोणीय स्थिति, कौन सी स्थिति, कोणीय स्थिति क्या है, थीटा है, तो हमारा कोण इतना बराबर भी क्या होगा, लिख देना थीटा होगा। ठीक है, फिर लिखोगे समकोण त्रिभुज और ये क्या हो गया, समरूप। अब भुजाओं का अनुपात मिलाओ। देखो ध्यान सुनो, पहले हम इस त्रिभुज को उठा रहे हैं, ठीक है, हमें निकालना किसको है, S2A को। तो पहला काम तो ये करो, S2A को ही ले लो, ले रहे, क्योंकि S2A गणना करनी। दूसरा मान उसका प्रयोग करो जो हमें दिया गया, हमने किसको माना है, 90 अंश के सामने ये वाला है, ये S1 S2 है कि नहीं है, S1 S2 है, इसको ले लो D हो गया। अब इक्वल टू आओ समरूप में, इसके हिसाब से पहली भुजा हमने किसके सामने ली थी, थीटा के सामने की, तो इसमें भी पहली भुजा बड़े वाले त्रिभुज में कौन सी लेंगे, थीटा के सामने कौन है, OP है। कौन है, OP है। उसके बाद 90 अंश के सामने भुजा इसमें कौन है, 90 अंश के सामने भुजा इसमें है CP। क्या है, CP। अब ध्यान सुनो, चूंकि यह दोनों क्या होते हैं, अति समीप होते हैं, हम व्यतिकरण का नियम लगा रहे हैं शर्त, ये अति समीप होते हैं, यानी S1 S2 के सापेक्ष यह जो हमारी दूरी होती है बहुत अधिक होती है। D दूरी क्या होती है, अधिक होती है। और जब D दूरी अधिक होती है तो लिख दोगे, अतः हमारा जो CP होगा, CP वो लगभग बराबर हो गया CO के, क्योंकि यह दूरी बहुत अधिक होती है। ये एकदम माध्यम, एकदम इनको संकीर्ण एकदम पास पास रखते हैं, क्योंकि पढ़े हो भी, चौथा नियम यही था। यहाँ हमारे जो दोनों क्या होने चाहिए, अति समीप होने चाहिए, निकट होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ो, S2A पथांतर, ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सियम, ठीक है, और ये हो गया CO, इसको हम सीधे D लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ D भागे में इधर जाएगा तो जुड़ेगा,
ये हो गया हमारा पथांतर। बस यही है। उसके बाद हम अभी स्थिति भी निकाल देंगे। स्थिति देख लो, अब हमसे जो एग्जाम में पूछा जाएगा उसके हिसाब से करोगे। देखिए जैसे हम इसमें बताने जा रहे हैं, अब इसके आधार पे दीप्त फ्रिंज की स्थिति, फ्रिंज की स्थिति, ठीक है। जो दीप्त फ्रिंज की स्थिति देख लो, दीप्त फ्रिंज की जो स्थिति होती है उसके लिए पथांतर, दीप्त फ्रिंज के लिए लिख सकते हो पथांतर S2A इक्वल टू क्या मिला हमें, हमें मिला एक्सएम स्मॉल डी अपान कैपिटल डी। उसमें लिखोगे कि दीप्त फ्रिंज के लिए कौन सा व्यतिकरण होता है, संपोषी व्यतिकरण होता है, जिसके लिए पथांतर का मान हमेशा क्या होता है, इक्वल टू होता है यम लेमडा, जहां यम इक्वल टू क्या होता है 0 1 2 3 डॉट डॉट, यानी 0 1 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 4 लेमडा ऐसे बनता है हमारा पथांतर। जिसमें अभी जैसे बताएगा पीछे ना, तो यहाँ पे हो जाएगा, गणना करो इसकी फटाक से। यही हमारी फ्रिंज की स्थिति है, ओ से कितनी दूरी पर है। असल में यहाँ पे देखो स्थिति कौन बता रहा है, यक्ष ही स्थिति बता रहा है, क्योंकि यक्ष जो है यह बता रहा है कि ओ से कितनी दूरी पर है, यही तो स्थिति है बीच वाले से, तो यही हमारी स्थिति होती है। लेकिन दीप्त के लिए तब निकलेगा जब पथांतर किसके बराबर करेंगे, यम लेमडा के, यानी यम बराबर क्या होगा 0 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मान रखो, यक्ष इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको उधर करो तो जाएगा यहाँ पर यम लेमडा कैपिटल डी और स्मॉल डी को गुणे में इधर भेजो तो भागे में, यही होता है हमारा। एकदम छोटे छोटे हैं, बस छोटे छोटे लाइन में पकड़ते जाओ। ये जो हमारा एक्सएम है, यह सुनो, एक्सएम क्या है, एक्सएम हमारा बता रहा है सेंटर पॉइंट ओ से कोई भी दीप्त फ्रिंज पी पर है तो उसकी स्थिति को बता रहा है। पर यहाँ जो है यह दीप्त की भी स्थिति बता सकता है और अदीप्त की भी। अगर पथांतर जो है दीप्त फ्रिंज यानी संपोषी व्यतिकरण के नियम का पालन कर रहा है, यानी एम लेमडा पे है, 0 है 1 लेमडा 2 लेमडा, यानी संपोषी व्यतिकरण हुआ, तो जब भी ये स्थिति बताएगा तो क्या बताएगा, ये बताओ, जब भी ये स्थिति बताएगा तो हमेशा दीप्त फ्रिंज की ही बताएगा। जैसे मान लो एम बराबर 0 करो, एम बराबर 0 कर दो, एम बराबर 0 करते ही क्या मिलेगा, एक्सएम 0 मिल गया, यानी सेंटर अप मिल गया, यानी सेंटर पे हमेशा कौन सा व्यतिकरण होगा, संपोषी व्यतिकरण होगा, ठीक है, पहला वही मिलेगा। फिर जब यहाँ पे 1 रखोगे तो लेमडा डी बटे डी मिलेगा, वह पहला होगा यहाँ पे, जो कि यहाँ साइड में मिलेगा, इस साइड भी इस साइड दोनों साइड मिलेगा, बस में ही नहीं है। उसके बाद यहाँ 2 रखोगे तब भी मिलेगा, बारी बारी से मिलता जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं यार। अभी हम चौड़ाई भी ज्ञात करेंगे, यही चौड़ाई भी निकालने का, अभी रुक जाओ, चौड़ाई मत निकालो, पहले अदीप्त की स्थिति निकाल लो, अदीप्त फ्रिंज की स्थिति देख लो। अदीप्त फ्रिंज की अगर स्थिति निकालना है, फ्रिंज की स्थिति, तब भी एक्सएम ही बताएगा। बस उसमें क्या होता है, अदीप्त फ्रिंज के लिए जो कलांतर होता है वो होता है पाई 3 पाई 5 पाई, अर्थात पथांतर कितना होता है, लेमडा बाई 2 3 लेमडा बाई 2 5 लेमडा बाई 2 ऐसे होता है। यानी वहां पे जो पथांतर होता है हमारा, पथांतर S2A बराबर जाएगा एक्सएम डी अपान कैपिटल डी इक्वल टू हो जाएगा यम माइनस हाफ लेमडा। गलत लिख रहे हैं क्या, 2m-1, बात तो वही हुई ना, वही बात है, 2m-1 लिख रहा है, 2m-1 जाएगा लेमडा बाई 2, बात वही है, लेमडा बाई 2, जहां यम बराबर 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि केंद्रीय में मिलवा नहीं करेगा, यम बराबर 0 पे नहीं मिलेगा, ठीक है ना, यम बराबर 0 पे केंद्रीय वाला मिलता है, ये 1 2 3 ऐसे डाट डाट रखने पे मिलेगा, ठीक है। तो बताओ यहाँ पर इसकी स्थिति कहाँ मिलेगी, एक्सएम बराबर अदीप्त फ्रिंज की स्थिति यह हो जाएगी, इसको उधर भेजो, हो जाएगा 2m-1 क्या हो जाएगा, ये डी लेमडा, यहाँ भागे में इधर जाएगा, थोड़े में जाएगा ना, डी लेमडा अपान क्या हो जाएगा, अपान हो जाएगा स्मॉल डी। इसमें तो चलो देख लो, इसमें अगला देख लो, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई,
ठीक है। देखो दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कैसे निकलेगी, जो हमारा दो दीप्त फ्रिंजों के बीच की स्थित है उसको घटा दो तो क्या मिलेगा हमें दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी। यमवी दीप्त फ्रिंज की स्थिति बताओ, यमवी दीप्त फ्रिंज की स्थिति बताओ, शॉर्टकट लिख रहे हैं, स्थिति बताओ क्या होगी। स्थित होगी एक्सएम बराबर हो जाएगा यम डी लेमडा अपान स्मॉल डी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे फॉर्मूले में डी लेमडा लिखता है तो कोई दिक्कत नहीं है, गुणे में इसमें चलता है, जैसे याद हो जाए वैसे लिख लो। ठीक है, तो बताओ यम प्लस 1वीं दीप्त फ्रिंज के लिए क्या बनेगा, यम प्लस 1वीं दीप्त फ्रिंज की स्थिति क्या बनेगी, स्थिति के लिए यक्स एम प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर यम की जगह एम प्लस 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बताओ। डी लेमडा अपान क्या हो जाएगा, स्मॉल डी होगा कि नहीं होगा, हो गया, जल्दी बोलो। यह एमवी दीप्त फ्रिंज हो गई, यह हो गई एम प्लस 1, यानी ये मान के चलो कि 11वां हो गया तो एक 12वां हो गया। अगर 12वीं स्थिति में से 10वीं स्थिति को घटा देंगे तो बीच की चौड़ाई मिली कि नहीं मिली, तो हो जाएगा दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई देख लेना, छोटा बड़ा इसमें दिक्कत हो जाएगी, लग रहा मात्रा उतरा। दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कैसे मिलेगी, चौड़ाई हमारी हो जाएगी, किससे दिखा दे, डब्लू से। हाँ चलो डब्लू बराबर दिखा दिया हमने, डब्लू बराबर क्या हो जाएगा, डब्लू बराबर हो जाएगा यक्स एम प्लस 1वीं दीप्त की स्थिति माइनस यमवी दीप्त की स्थिति, घटाओ एम प्लस 1वीं की जगह क्या है, ये है एम प्लस 1 डी लेमडा अपान डी, डी लेमडा अपान डी का दोनों गुणा कर दो, पहले एम में गुणा करो तो यम डी लेमडा अपान डी हो जाएगा, 1 में गुणा करेंगे तो वही रहेगा डी लेमडा अपान डी। ठीक है, और घटा दो एक्सएम को, एक्सएम क्या है हमारा, ये है एम डी लेमडा अपान डी है, यह दोनों कट गए नहीं कट गए, तो डब्ल्यू बराबर कितना आ गया, डी लेमडा अपान डी आ गया। ठीक है, यानी दो यहाँ पे जो दीप्त फ्रिंज है उसकी चौड़ाई कितना हो गई, डी लेमडा अपान डी हो गई, यानी इसी क्रम में बनता चला जाता है। इसलिए तो देखो यहाँ डी लेमडा अपान क्या है, डी है, मतलब घुमा दो, मान लो डी लेमडा अपान क्या हो गया, डी है कि नहीं, जीरो रखेंगे जीरो मिलेगा, फिर एक रख दिया तो 1 गुना हो गया, फिर 2 रखा तो 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया, यानी वही चौड़ाई बनती चली जा रही है। ऐसे ही अदीप्त फ्रिंज के हम निकालेंगे, सुनो ध्यान से, अदीप्त फ्रिंज की जब निकालोगे तो यहाँ एमवी अदीप्त फ्रिंज का क्या हो जाएगा, 2m माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, डी लेमडा अपान डी हो जाएगा। फिर m प्लस 1वीं दीप्त फ्रिंज जब निकालोगे तो यहाँ m की जगह क्या लिखोगे, m प्लस 1 लिखोगे, जब m की जगह m प्लस 1 लिखेंगे तो सामने 2 है, 2 से गुणा हो जाएगा तो 2m प्लस 2 हो जाएगा, अब प्लस 2 और माइनस 1 तो प्लस 1 बचेगा, यानी वो आएगा 2m प्लस 1 आएगा, पास में आई। तो जब दोनों को घटाओगे 2m प्लस 1 में से 2m माइनस 1 वाले को जब घटाओगे तो घटाने के बाद फिर से यही आएगा, इतना तो चेक कर ही सकते हो, घटाने के बाद फिर से यही आएगा, यानी नीचे निष्कर्ष में लिख सकते हो कि यहाँ पे समझ लो एक बात कि दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई की क्या होती है, बराबर होती है, और एकदम एकांतर क्रम में तो मिलते गए हैं, पहले समझाते हैं, यानी जितनी चौड़ी पट्टी हमें पहले दीप्त की मिलेगी, फिर उसके बाद उतना चौड़ी पट्टी अदीप्त की, फिर उतना चौड़ी पट्टी दीप्त की, ऐसे क्रम से मिलता है, चौड़ाई भी सेम सेम होती है। ठीक है, 5 मिनट और, कोड़ी चौड़ाई भी खत्म कर दें। बताओ कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर क्या होता है, ध्यान समझना, यहीं से कोण बना था ना, ये देखो ये हमारा P था, ये हमारा O था, कोण यहीं से थीटा बन रहा है, हमारी तो कोण जो बनता है उसके लिए मान के चलो कोण बराबर 4/3 त्रिज्या से इस्तेमाल करते हो, तो हमने कहा ये दूरियां लगभग बराबर मान के चलो, ठीक है ना, तो ये D के रेंज में काम करेगा, ऐसे मान चलो D के रेंज में काम करेगा, तो यहाँ पर लिखोगे कोड़ी चौड़ाई देख लो, चाहे दीप्त की चाहे अदीप्त देख लो, कोड़ी चौड़ाई देख लो फ्रिंज की, क्योंकि तो कोड़ी चौड़ाई होता है थीटा, किससे इसको दिखाया जाए, यमवी दीप्त फ्रिंज की स्थिति, यमवी दीप्त फ्रिंज की कोड़ी स्थिति, कोड़ी स्थिति, कोड़ी स्थिति कैसे निकालोगे, मान लो थीटा m हो गया, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, चाप का काम यही एक्सएम करेगा नहीं करेगा, यही एक्सएम, और बटे हो जाएगा डी, तुमको चाप अब नहीं देखना, सीधे लिख दोगे ये बटे इतना हो जाएगा। वैसे भी यहाँ देखो तो टैन लग गया, टैन थीटा, लंब बटे, और टैन नहीं लगा, क्या लगा, लंब बटे क्या लगा है, आधार, टैन ही लगा, और जब कोण बहुत ही छोटे होते तो टैन और वैसे भी साइन लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इसका मान रखोगे, एक्सएम का मान कितना है, ये है हमारा यम डी लेमडा अपान क्या हो गया, डी हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, एक मिनट, इसका मान क्या था,
ये एक्सएम का मान था एम डी लेमडा अपान स्मॉल डी था, बटे यहाँ पे कैपिटल डी से कट गया, तो थीटा एम बराबर आ गया क्या, एम लेमडा अपान डी, यानी कैपिटल डी केवल नहीं रहेगा दोनों फार्मूले में। अगर कोड़ी स्थिति निकाले, यहाँ से कोड़ी स्थिति का फार्मूला निकल गया है, पास में आ रही है। तो अब देख लो, यहाँ बताओ यम प्लस 1 की स्थिति बताओ, यम प्लस 1 की स्थिति क्या बनेगी, जो इसकी स्थिति होगी वो हो जाएगी थीटा एम प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, एम प्लस 1 लेमडा अपन क्या हो जाएगा डी। तो बताओ कोड़ी चौड़ाई कितनी हो गई, कोड़ी चौड़ाई, इससे इसको दिखाया जाए, थीटा दिखा दें, कोड़ी चौड़ाई थीटा बराबर दोनों में से घटाएंगे, ठीक है, लेमडा का यहाँ गुणा करेंगे तो हो जाएगा एम लेमडा अपान डी, घटाते समय पूरा मान देखो घट जाएगा, केवल बचेगा क्या, लेमडा अपान डी। तो लेमडा अपान डी केवल है कोड़ी चौड़ाई, या दीप्ति के हिसाब से निकाला गया है, पर अदीप्त की भी उतनी ही बनेगी। पास में आ गई, इतनी टॉपिक के साथ एक चैप्टर खत्म, ये समाप्त हो गया। इसमें क्या कभी पूछता है, इसका मान लो आकृति पूछ दिया, ये इस व्यतीकरण की आकृति पूछा गया, तो यहाँ पर पथांतर हमारा जो होता है S2A माइनस पथांतर S2A बराबर क्या था, शुरू में था हमारा S2P माइनस S1P इक्वल टू हमारा क्या था लास्ट में, यम लेमडा, जो कि नियतांक है, अचर है। तो जब किसी के पथांतरों का अंतर क्या होता है, अचर होता है, तो वह अति परवलय आकृति बनाता है, यानी जो फ्रिंज बनेंगे यह अति परवलय आकृति में मिलेगा हमें। बात में आई, किस आकृति में, अति परवलय आकृति में मिलेगा, मान लो पूछ ही दिया। तो ये पूरा चैप्टर हो गया हमारा समाप्त, ठीक है।